तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा मेंस इकोनॉमिक्स का क्लास नंबर 8 है और आज हम लोग एक नए टॉपिक जनांकीय लक्षण यानी कि डेमोग्राफिक फीचर्स इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग ग्रुप ए के सेक्शन में जिसमें टोटल 12 टॉपिक दिए हुए हैं और उन 12 टॉपिक में हम लोग 2 टॉपिक नेशनल इनकम और आपका इन्फ्लेशन टॉपिक को कवर कर चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि जेपीएससी मेंस पेपर 5 जो आपका इकोनॉमिक्स है इसमें टोटल 4 ग्रुप दिए हुए हैं, जिसमें से देखिएगा तो पहला ग्रुप है बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी जिसमें टोटल 12 टॉपिक दिए हुए हैं। इसके अलावा सेकंड टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इशू एंड इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, इसमें भी टोटल 12 टॉपिक दिए हुए हैं। ग्रुप सी जो है वो है आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म, नेचर एंड इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, इसमें टोटल 5 जो है वो टॉपिक दिए हुए हैं। इसके अलावा ग्रुप डी की ओर जाइएगा तो वो है आपका इकोनॉमी ऑफ झारखंड, फीचर्स, इशू, चैलेंजेस एंड स्ट्रेटेजी, इसमें भी टोटल 5 टॉपिक दिए हुए हैं। इस तरह से ओवरऑल देखिएगा तो आपका जो है इकोनॉमिक्स टोटल 32 टॉपिक में डिवाइड किया हुआ है और उस 32 टॉपिक के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक निकल कर आते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो आपका पहला जो टॉपिक था बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मौलिक विशेषताएं या फिर आधारभूत विशेषताएं, इसमें हम लोग 2 टॉपिक, एक तो आपका नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय इसके बारे में और दूसरा टॉपिक इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है आपका जनांकीय लक्षण यानी कि डेमोग्राफिक फीचर्स। इसी में ही हम लोगों को पढ़ना होगा कार्यबल संरचना क्या होता है यानी कि वर्क फोर्स कंपोजिशन जानना है। इसके अलावा जनांकीय लाभांश जानना है, वो भी हम लोगों को जनगणना 2011 के विशेष संदर्भ में जानना है। यानी कि हम लोग को जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड विथ स्पेशल रेफरेंस टू सेंसस ऑफ 2011, तो 2011 के संदर्भ में जो आपका जनांकीय लाभांश है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वो हम लोग को जानना है 2011 के रेफरेंस में, जनगणना के रेफरेंस में। इसके अलावा हम लोगों को इसी में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति यानी कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, इसको भी पढ़ना होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इसी टॉपिक को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे जहाँ तक हो पाएगा। और आपको पता है कि इस टॉपिक से 11 to 13 जेपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसा कि आप देखिएगा 7 to 10 जेपीएससी में नेशनल इनकम से क्वेश्चन पूछा गया था। नेशनल इनकम का काउंट करने का तरीका जो है 3 तरह का, प्रोडक्शन मेथड, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और कंजम्पशन मेथड, इसके बारे में। इसके अलावा 11 to 13 जेपीएससी में भी एक क्वेश्चन नेशनल इनकम से था, जिसमें नेशनल इनकम में पूछा गया था जो आपका फैक्टर कॉस्ट है यानी कि जो आपका साधन आय है और उत्पादन विधि है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस को लेकर मेंस का क्वेश्चन बनाया गया था। और दोनों में कौन बेहतर है, भारत में कौन सा यूज होता है, भारत के लिए कौन सा बेहतर है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। और 11 to 13 जेपीएससी में एक आपका डेमोग्राफिक फीचर से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे ये बेसिकली हम लोग क्वेश्चन आंसर के माध्यम से इस टॉपिक को कवर करेंगे कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और उसी क्वेश्चन पे हम लोग कमांड जो है वो अपना तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो आज का हम लोग जो है वो पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन के बाद ही हम लोग जो है वो इसके साथ ही आंसर के माध्यम से हम लोग इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे जो टॉपिक दिया हुआ है जनांकीय लक्षण यानी कि डेमोग्राफिक फीचर्स, इसमें 3 पॉइंट दिया हुआ है। पहला तो कार्यबल संरचना यानी कि वर्क फोर्स कंपोजिशन, इसके बारे में जानना है। इसके अलावा जनांकीय लाभांश क्या है वो जानना है और वो भी हम लोगों को विशेष जानना है 2011 के जनगणना के संदर्भ में। 2 को यहाँ से हो गया टॉपिक। एक टॉपिक जानना है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति यानी कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, यानी कि डेमोग्राफिक फीचर्स। अगर इस टॉपिक को आपको तैयार करना है तो ये 3 डायमेंशन में आपको पढ़ना होगा, कार्यबल संरचना, जनांकीय लाभांश 2011 के विशेष संदर्भ में और आपका राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। अगर तीनों से एक क्वेश्चन बना लिया जाए तो हम लोग का ओवरऑल ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी हाँ। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका जो कि 11 to 13 जेपीएससी 2024 में पूछा गया था। क्वेश्चन है भारत वर्तमान में जनांकीय लाभांश का अनुभव कर रहा है। क्वेश्चन क्या है? भारत वर्तमान में जनसांख्यिकी लाभांश का अनुभव कर रहा है, इसकी व्याख्या करें और इस प्रकार के जनसांख्यिकी संक्रमण से जुड़ी चुनौतियों और जोखिमों पर भी चर्चा करें। तो सबसे पहले आपको
ये बतलाना होगा कि जनसांख्यिकी लाभांश क्या होता है और भारत अभी इस दौर से कैसे गुजर रहा है, इसकी व्याख्या करना है। और साथ ही साथ जनसांख्यिकी संक्रमण से जुड़ा हुआ जो भी चुनौती है, जो भी चैलेंजेस है, जो भी जोखिम है, इन सभी को आपको इसके बारे में डिटेल से चर्चा करना है। आइए इसके आंसर की ओर, और यहीं से हम लोग जो है वो इसका कॉन्सेप्ट भी समझते जाएंगे। तो जनसांख्यिकी लाभांश यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड एक ऐसा अवसर होता है जब किसी देश की कार्यशील आयु वर्ग, तो कार्यशील आयु वर्ग में हम लोग किसको शामिल करते हैं, जो कार्य कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये 15 से 64 वर्ष की आबादी को ही इसमें शामिल किया जाता है। तो बोला जा रहा है कि जब किसी देश की कार्यशील आयु वर्ग यानी कि 15 से 64 वर्ष की आबादी, आश्रित बच्चे, जिसमें आपका आश्रित बच्चे में बच्चे भी आ जाएंगे, छोटे बच्चे भी आश्रित आबादी में, और आपका वृद्ध भी इसी में शामिल हो जाएंगे। तो बोला जाता है कि जब किसी देश की कार्यशील आयु वर्ग की जो आबादी है वो आश्रित आबादी से अगर अधिक हो जाती है, तो जिससे आर्थिक विकास की संभावनाएं क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और यही आपका जनसांख्यिकी लाभांश कहलाता है। ओवरऑल सिंपल लाइन समझिएगा कि जब किसी देश में, अगर ऐसे घर के मामले में समझिए, अगर घर में आपके कमाने वाले ज़्यादा हैं और जो केवल आश्रित है, जैसे कि दादी हो गई, दादा हो गए, जो कमा नहीं रहे हैं, इनकी संख्या कम है, तो वो आपका घर विकास की ओर जाएगा। अगर इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि कमाने वाले कम है, कमाने वाले 2 है, लेकिन आश्रित उनके ऊपर 5 परिवार है, तो ऐसे में ये दिक्कत होगा कि नहीं होगा? जी हाँ। तो इसी को ही आप राष्ट्र के स्तर पे, देश के स्तर पे समझिएगा। तो जब किसी देश की कार्यशील आयु वर्ग यानी कि 15 से 64 वर्ष की आबादी, वो जो है आश्रित आबादी जिसमें आपका बच्चा और वृद्ध सभी लोग शामिल है, उससे जब अधिक होता है, तो इससे आर्थिक विकास की संभावनाएं क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, जिसको हम लोग बोलते हैं UNFPA, तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि UNFPA, इसके अनुसार यह लाभांश जन्म दर और मृत्यु दर में कमी के कारण उभरता है। तो बताया जा रहा है कि UNFPA इसके अनुसार बोला जाता है कि जो आपका जनसांख्यिकी जो लाभांश है वो कब आगे होता है, कब बढ़ता है, कि जब आपका जन्म दर में और मृत्यु दर में जब कमी होगा, तो ऐसे में क्या होगा, ये आपका लाभांश डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है वो आपका उभर कर सामने आता है, जिससे श्रम बल बढ़ता है और प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है ना। यानी कि आपके यहाँ जन्म दर जो है और मृत्यु दर में अगर कमी हो रहा है, तो ऐसे में श्रम बल बढ़ेगा और साथ ही साथ प्रति व्यक्ति आय में भी क्या होगी, इससे वृद्धि होगी। भारत में यह जो स्थिति है वो 2005 और 2006 से शुरू हुई थी और 2055 से लेकर 2056 तक ये स्थिति चलेगा, जिसमें बताया जा रहा है कि 2041 के आसपास ये चरम पर पहुंचेगा, एकदम अपना एक्सट्रीम पे पहुंचेगा, जब कार्यशील आबादी कुल जनसंख्या का लगभग 59% होगा। अभी 2011 के जनगणना के अनुसार हम लोग डाटा ले रहे हैं। ये डाटा काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया, अभी 2026 चल रहा है और हम लोग 2011 का ले रहे हैं। सोचिए 15 साल पुराना डाटा ले रहे हैं। 2021 में होना था चुनाव, ये इलेक्शन, सॉरी ये क्या बोलते हैं, जनगणना, बट वो हो नहीं पाया ड्यू टू कोविड के कारण ऐसा हो नहीं पाया। बट अभी ये देखा जा रहा है कि अगले साल शायद 2027 में हो सकता है जनगणना हो जाएगा, तो ये डेटा चेंज हो जाएगा। तो बताया जा रहा है कि भारत में ये जो स्थिति है 2005-06 से शुरू हुआ था और 2055-56 तक ये चलेगा, और जिसमें बताया जा रहा है कि जो आपका 2041 वाला जो टाइम पीरियड आएगा, 2041 के आसपास वाला टाइम, वो अपना चरम पे पहुंचेगा भारत में स्थिति, जब यहाँ पे कार्यशील आबादी जो है वो आश्रित आबादी से बहुत ज़्यादा होगा। अब बोला जाता है कुल जो जनसंख्या आपके यहाँ अगर 100 लोग हैं पूरे देश में, सपोज मान लीजिए कि अगर 100 लोग हैं, तो 100 लोग में से कार्यशील जो लोग होंगे वो 59% हो जाएंगे। यानी कि 100 लोग में लगभग 59, यानी कि मान लीजिए 60% लोग जो है वो 100 लोग में 60 लोग काम कर रहे हैं, तो ये हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, जनसांख्यिकी लाभांश हो जाएगा ना। समझ में आया? तो ये आपका UNFP के अनुसार भी बताया जा रहा है कि जब जन्म दर और मृत्यु दर में कमी होता है, तो इससे श्रम बल बढ़ता है और आपका प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान में भारत की आबादी या भारत की 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। तो वर्तमान में भारत का जो 100% जो भी पॉपुलेशन है 140 करोड़, तो 140 करोड़ का लगभग 65% जो आबादी है वो 35 वर्ष की आयु से क्या है, कम है। और औसत आयु की अगर हम लोग बात करें, यानी कि
एवरेज एज की अगर हम लोग बात करें तो वो लगभग 28 वर्ष है, जो कि विश्व में सबसे युवा आबादियों में से एक है। तो भारत में अगर हम लोग औसत आयु ले सभी का तो वो लगभग 28 वर्ष है, जो कि विश्व में सबसे युवा आबादी में से एक है। और यह लाभांश आर्थिक विकास को गति प्रदान कर सकता है। जाहिर सी बात है, ये जो लाभांश है यानी कि ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये आर्थिक विकास को यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या कर सकता है, ये स्पीड यानी कि गति प्रदान कर सकता है। लेकिन इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों में निवेश भी आवश्यक है। तो ऐसे में आपको फंडामेंटल चीज़ तो बेसिक चीज़ तो देना पड़ेगा ना। आप जब शिक्षा में, स्वास्थ्य में और रोजगार जैसे क्षेत्रों में निवेश कीजिएगा तभी जो आपके पास आबादी है वो उसका आप लाभ उठा पाइएगा। ठीक है। भारत की जनसांख्यिकी संरचना में परिवर्तन ने इस लाभांश को जन्म दिया है। तो सिंपल सी बात है, तो भारत की जो जनसांख्यिकी संरचना है उसमें परिवर्तन हो रहा है, यानी कि अब जो है आपका आश्रित आबादी कम हो रहा है और कार्यशील आबादी बढ़ रहा है। तो ये जो स्थिति जो आ रहा है ये हम लोग को जनसांख्यिकी लाभांश का जो सिचुएशन है इसको ये क्रिएट कर रहा है, मतलब ये हमारे लिए अच्छी बात है। बोला जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 48% जो आबादी है वो 15 से 59 वर्ष की थी। कितना? तो 15 से 59 वर्ष यानी कि कार्यशील आबादी थी। जबकि आश्रित आबादी जिसमें आपका जो हम लोग आश्रित जो अनुपात है यानी कि डिपेंडेंसी रेशियो जो कि निर्भर है, उनका रेशियो जो है वो आपका 55% था। ठीक है ना, 55% था। ओवरऑल समझिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो कार्यशील जो परसेंटेज है वो आपका कार्यशील जनसंख्या का जो परसेंटेज है वो आपका है 45% ना 48%। ठीक है। और 2011 की जनगणना के अनुसार जो आपका आश्रित जनसंख्या का जो अनुपात है, डिपेंडेंसी पॉपुलेशन रेशियो जो है वो है आपका 55%। क्लियर? जो कि 2011 के 64% से कम हुआ। पहले आश्रित जनसंख्या का जो अनुपात था 2001 के जनगणना के अनुसार वो था आपका 64%। फिर आपका देखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत 55% हुआ। तो 64 से कम हुआ कि नहीं हुआ, 55 में गया। तो 2025 तक कार्यशील आबादी 80 करोड़ से अधिक हो चुकी है। तो जैसे हम लोग बोलते हैं 140 करोड़ भारत के आबादी है, तो 180 करोड़ में से लगभग 80 करोड़ जो जनसंख्या है वो आपका कार्यशील आबादी में है। और 2030 तक 100 करोड़ पहुंचाने की संभावना है। हो जाएगा तो बहुत अच्छी है। तो 140 करोड़ जनसंख्या में 2025 तक 80 करोड़ जनसंख्या जो है वो कार्यशील जनसंख्या है, यानी कि 15 से 59 वर्ष का है और सभी लोग काम कर रहे हैं। और ये जो डाटा है वो 2030 तक लगभग 80 करोड़ से 100 करोड़ तक लेके जाना है। तो बचेगा कितना? मात्र 40 करोड़। कुल प्रजनन दर यानी कि टोटल या आपका फर्टिलाइज़र बोलिए या फिर हाँ ऐसे होता है, कुल प्रजनन दर यानी कि टोटल फर्टिलाइज़र रेशियो TFR, ये जो है वो आपका 2.0 के आसपास आ गई है। तो कुल जो प्रजनन जो आपका दर है वो भारत में कितना आ गया, लगभग 2.0 के आसपास आ गया है, जो कि प्रतिस्थापन स्तर के निकट है। प्रतिस्थापन मतलब उसको रिप्लेस कर दे रहा है पहले वाले डाटा को, जिससे युवा आबादी का अनुपात क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि बोला जा रहा है ना कि प्रजनन दर भी ज़्यादा हो रहा है भारत में, जन्म दर में वृद्धि हो रही है, यानी कि कुल प्रजनन दर में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ऐसे में ये जो आपका आश्रित अनुपात वाला जो आश्रित जनसंख्या का जो अनुपात था उसको वो प्रतिस्थापन कर दे रहा है ना, और अब इससे क्या हो रहा है, युवा आबादी का जो रेशियो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF के अनुसार यह जो लाभांश है वो अगले 2 दशकों में भारत की प्रति व्यक्ति GDP वृद्धि में प्रति वर्ष 2% बिंदु जोड़ सकता है। तो ये बोला जा रहा है कि IMF के अनुसार ये डाटा दिया जा रहा है कि ये जो लाभांश है यानी कि जो ये जो वृद्धि हो रहा है जनसांख्यिकी लाभांश जो हो रहा है हम लोग के पास, देखिए आपके पास जनसंख्या ज़्यादा है तो ये आपके लिए एक बहुत ही फ़ायदे वाली बात भी है और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान वाली भी बात है। अगर आप उस जनसंख्या का ज़्यादा यूज करोगे अच्छी तरीके से स्किल करके, देन ऐसे में वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है आपके राष्ट्र के निर्माण में। और अगर वही का आप स्किल नहीं रखोगे तो वो आपके लिए फिर हानिकारक हो जाएंगे।
तो इसी के ध्यान में रखते हुए IMF के अनुसार ये डाटा दिया गया है कि अगले 2 दशक, एक दशक में 10 साल होते हैं तो और 2 दशक में 20 साल, अभी चल रहा 2026 से 36 और 2046 यानी कि 2050 तक भारत का जो प्रति व्यक्ति GDP है, प्रति व्यक्ति GDP यानी कि पर कैपिटा जो GDP है, उस GDP वृद्धि में प्रतिवर्ष 2% का क्या होगा, बिंदु ऐड होगा, यानी कि उसमें प्रति व्यक्ति जो GDP है उसमें 2% और भी वृद्धि होते जाएगा अगले 2 दशक में। आगे बोला जा रहा है कि चीन जैसे देशों ने इसी लाभांश से आर्थिक उछाल यानी कि इकोनॉमिक बूम प्राप्त किया है। देखिए चाइना में भी आपका जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो वो उस जनसंख्या का यूज करके इकोनॉमिक उछाल यानी कि इकोनॉमिक मतलब आर्थिक उछाल यानी कि इकोनॉमिक बूम वाले स्थिति में पहुंच गई है, जहां पे कार्यशील आबादी के कारण निवेश और उत्पादकता में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। वहां पे कार्यशील आबादी है, वो कार्यशील आबादी में आप निवेश कर रहे हो तो ऐसे में आपका उत्पादन में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। भारत में यह अवसर वैश्विक अर्थव्यवस्था में मजबूत स्थिति प्रदान कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, भारत में ये जो अवसर है, हमारे पास जनसंख्या ज़्यादा है तो ये हमारे पास अवसर है, ये हमारे लिए जनसांख्यिकी लाभांश है। तो ये जो अवसर है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था में हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन यानी कि मजबूत स्थिति प्रदान कर सकता है, खास करके जब कार्यशील आबादी 2047 तक 1 बिलियन पहुंच जाएगी। तो बोला जा रहा है कि हम लोग का जो कार्यशील आबादी है वो लगभग 2047 तक कितना पहुंच जाएगा, 1 बिलियन पहुंच जाएगा। अभी बताया जा रहा है कि हम लोग का कार्यशील आबादी 2025 तक लगभग 140 करोड़ में देखिए कि 80 करोड़ कार्यशील आबादी है, जो कि 2030 तक लगभग 100 करोड़ हो जाएगा, 100 करोड़, ठीक है ना। और यही बोला जा रहा है कि लगभग यही जो कार्यशील आबादी है वो 2047 तक 1 बिलियन तक पहुंच जाएगी। तो यही तो बोला जा रहा है कि 2047 तक यानी कि आज से 2 दशक के बाद, वही डाटा IMF के द्वारा भी बोला जा रहा है कि अगले 2 दशक में भारत की जो प्रति व्यक्ति GDP है उसमें प्रति वर्ष 2% का और भी वृद्धि होगा प्रति व्यक्ति GDP में, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जनसांख्यिकी जो लाभांश है इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो जनसांख्यिकी यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा देखिए, इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाया जा रहा है। जैसे पहला बताया जा रहा है कि श्रम आपूर्ति में वृद्धि होगी। श्रम आपूर्ति यानी कि आपके पास लेबर बहुत ज़्यादा होंगे तो श्रम आपूर्ति में वृद्धि होगी। आपूर्ति मतलब कि सप्लाई, तो लेबर का सप्लाई में आपके पास वृद्धि होगा। महिलाओं की भागीदारी में भी वृद्धि होगी, सही बात है, महिलाएं भी उसमें पार्टिसिपेट कर पाएगी। 2011 में महिलाओं का जो श्रम भागीदारी था वो मात्र 37% था। ये सब डाटा आपको याद रखने हैं। तो बोला जा रहा है कि आपके पास जनसंख्या ज़्यादा होगा तो इसके फ़ायदे में पहला फ़ायदा कि आपके पास श्रम आपूर्ति में वृद्धि होगी, महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि होगी। फिर बताया जा रहा है कि 2011 में महिलाओं की जो भागीदारी थी वो श्रम भागीदारी जो थी उनका मात्र 37% था, अब ये बढ़ने का चांस है। इसके अलावा और भी फ़ायदा है, बचत में यानी कि सेविंग में, और आपका निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट में, इसमें वृद्धि होगी। तो बचत और सेविंग में वृद्धि होगी, मतलब बचत यानी कि सेविंग में और निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होगी। इसके अलावा अधिक आय बचेगी, ठीक है, अधिक आय बचेगी। इसके अलावा बोला जा रहा है कि वैश्विक खपत का 16% हिस्सा भारत का होगा। तो वैश्विक खपत यानी कि पूरे विश्व में जितना भी उपभोग हो रहा है, जितना भी कंजम्पशन हो रहा है, तो मान लीजिए कि पूरे विश्व में 100% कंजम्पशन हो रहा है, तो उस 100% का 16% जो कंजम्पशन है वो केवल भारत के लोगों के द्वारा किया जाएगा। जनसंख्या ज़्यादा है, उपभोग कर रहे हैं हम लोग। आगे देखिए, जनसांख्यिकी लाभांश के फायदे और भी है, जैसे कि राजकोष में वृद्धि होगी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, राजकोष में वृद्धि होगी। इसके अलावा शिक्षा में, स्वास्थ्य में और बुनियादी ढांचे में भी निवेश बढ़ेगा, तो इससे हम लोग का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, संरचनात्मक जो व्यवस्था है वो बढ़िया हो जाएगा। जीडीपी में प्रति व्यक्ति में 0.7% का योगदान है, अभी है वर्तमान में, और भी ये बढ़ेगा। तो जीडीपी में हमारे जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जो टोटल जो जीडीपी हमारे देश का है, इसमें प्रति व्यक्ति 0.7% का योगदान है, इसमें जीडीपी में भी। उपभोग नेतृत्व वाली वृद्धि होगी। उपभोग नेतृत्व वाली यानी कि हम लोग जो है वो उपभोग करेंगे ज़्यादा, तो चीज़ों का उत्पादन भी ज़्यादा करेंगे, उसका निर्यात भी करेंगे, कुछ का आयात भी करेंगे, उपभोग भी करेंगे। तो इस सब में हम लोग का क्या हो जाएगा, नेतृत्व हो जाएगा, लीड करेंगे हम लोग। वैश्विक अर्थव्यवस्था का ये हमारा देश एक तरह से इंजन कहलाएगा, क्योंकि हमारे पास जनसंख्या ज़्यादा है तो डिमांड भी ज़्यादा है, सप्लाई भी ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा रहेगा, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था का ये इंजन कहलाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये सभी देखिएगा, तो जनसांख्यिकी लाभांश के ये सभी जो है वो फायदे हैं।
तो क्वेश्चन ये था हम लोग का कि भारत वर्तमान में जनसांख्यिकीय लाभांश का अनुभव कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, ये आप बता दिए हैं। इसकी व्याख्या करना है वो बता दिए हैं। अब आपको इस प्रकार के जनसांख्यिकीय संक्रमण से जुड़ी चुनौती और जोखिमों के ऊपर अब चर्चा करना है। थोड़ा सा और इसके बारे में इसको एलिब्रेट कर दीजिए। तो बताया जा रहा है इसमें कि सबसे पहले श्रम आपूर्ति में वृद्धि होगी, वही बताया जा रहा है कि क्या होगा धीरे धीरे कि श्रम आपूर्ति में वृद्धि होगी, जिसमें महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ेगी। बताया जा रहा है कि 2011 में जो महिलाओं की जो भागीदारी थी वो आपका श्रम भागीदारी मात्र 19.7% था, और ये 2023 में महिलाओं की जो श्रम भागीदारी है वो लगभग 37% हो गया। तो श्रम भागीदारी में वृद्धि होगी, मतलब जो पॉइंट ऊपर बताया ना, ये सब इसी पॉइंट को यहाँ पे एलिब्रेट किया गया है, ठीक है ना। तो बोला गया है कि श्रम आपूर्ति में वृद्धि होगी और महिलाओं की भी श्रम भागीदारी में वृद्धि होगी। 2011 के अनुसार मात्र 19.7% भागीदारी था, फिर 2023 में इसकी जो भागीदारी रेशियो जो है वो आपका 37% हो गया। तो इससे कुल उत्पादकता में सुधार होगा और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। दूसरा पॉइंट जो ऊपर में लिखा गया था कि दूसरा, बचत और निवेश भी बढ़ेगा, क्योंकि कम आश्रितों के कारण परिवारों के पास अधिक जो है वो आय बचेगी। यानी कि हमारे घर में सभी कमाने वाले रहेंगे, आश्रित रहेंगे नहीं, तो पैसा हमारे पास बचेगा कि नहीं बचेगा, तो बचत भी होगा, सेविंग भी होगा, तो हम लोग कहीं ना कहीं उसको निवेश भी करेंगे। आगे देखिए, मैकिन्से के अनुसार 2050 तक भारत जो है वो वैश्विक खपत का लगभग 16% हिस्सा अकेले संभालेगा। तो ये किनके अनुसार है, तो ये वो अर्थशास्त्री रहे हैं, उनका नाम है मैकिन्से। तो मैकिन्से के अनुसार 2050 तक जो भारत है वो वैश्विक खपत का लगभग 16% हिस्सा अकेले वो उपभोग करेगा। तीसरा पॉइंट बताया जा रहा है कि सरकार के राजकोष में वृद्धि होगी, बिल्कुल सही बात है, जिससे कि शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया और बुनियादी ढांचे में निवेश भी क्या हो पाएगा, संभव हो पाएगा। उदाहरण स्वरूप बताया जा रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे 2018-2019 के अनुसार यह जो लाभांश जीडीपी प्रति व्यक्ति वृद्धि में 0.7% का योगदान दे चुका है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे 2018-2019 के अनुसार ये बोला जा रहा है कि ये जो आपका जनसांख्यिकी जो लाभांश था, यानी कि आपके पास जितना जनसंख्या है, ये जनसंख्या आपका जीडीपी प्रति व्यक्ति वृद्धि में, तो जीडीपी प्रति व्यक्ति वृद्धि में, यानी कि जो जीडीपी में जो आपका प्रति व्यक्ति वृद्धि हो रहा है उसमें सभी लोगों का योगदान था लगभग 0.7% योगदान था, प्रति व्यक्ति वृद्धि में योगदान था। तो जीडीपी ये जो लाभांश है वो जीडीपी प्रति व्यक्ति वृद्धि में लगभग 0.7% अपना योगदान दे चुका है इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 के अनुसार। इसके अलावा बोला जा रहा है कि उपभोग नेतृत्व वाली अर्थव्यवस्था के रूप में हम लोग वृद्धि करेंगे, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि युवा उपभोक्ता प्रीमियम उत्पादों की ओर आकर्षित होंगे। क्या होंगे, तो प्रीमियम उत्पादों की आकर्षित होंगे, यानी कि उपभोग नेतृत्व भी हमारे यहाँ बढ़ेगी, हम लोग उपभोग करेंगे, हम लोग इंटरनेशनल मार्केट को रूल करेंगे, अपने अनुसार चलाएंगे, जहाँ पे युवा जो है वो उपभोक्ता प्रीमियम उत्पादों की ओर क्या होंगे, आकर्षित होंगे। आगे, कुल मिलाकर यह भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था का इंजन बना सकता है यदि सही नीतियाँ अपनाई जाए। तो सिंपल सी बात बोले जा रहा है कि अगर आपके पास जनसंख्या आपके देश में बहुत ज़्यादा है तो इसको हम लोग जो है वो एक तरह से हमारी तरह से ग्लोबल इकोनॉमी का एक तरह से ये इंजन है, फ्यूल है, ईंधन नहीं है, मतलब इंजन है। अगर हम लोग सही से इसका अगर हम लोग पॉलिसी बनाएं और इसको सही से इम्प्लीमेंट कर पाए तो ये हमारे पास जो जनसंख्या ज़्यादा है इससे हम लोग को फ़ायदा बहुत होगा हमारे देश को। ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी तक हम लोग पहला पॉइंट को क्लियर कर दिए हैं कि वर्तमान में जनसांख्यिकीय लाभांश का अनुभव कर रहा है भारत, तो इसकी व्याख्या करें। तो ये हमारा सारा पॉइंट यहाँ से यहाँ तक लेके लगभग आप बता दिए हैं। अब नेक्स्ट बताइएगा कि इस प्रकार के जनसांख्यिकीय संक्रमण से जुड़ी जो भी चुनौती और जो भी जोखिमें हैं उन सभी को चर्चा करना है। तो अब आइए नेक्स्ट पॉइंट। तो अब हेडिंग क्या होगा, जनसांख्यिकीय संक्रमण से जुड़ी चुनौतियाँ और जोखिम, मतलब जो क्वेश्चन का डिमांड है आप उसी के अनुसार समझिए। तो आप ये इसको बता दिए हैं कि जनसांख्यिकीय संक्रमण क्या होता है और भारत इससे अभी वर्तमान में इससे मतलब ये इस लाभांश को महसूस कर पा रहा है और ये भारत के लिए बहुत ही पॉजिटिव वे में बहुत ही अच्छी बात है। अब जनसांख्यिकीय संक्रमण से जुड़ी जो भी चुनौतियाँ होगी और जो भी जोखिम होंगे अब उनको हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो बोला जा रहा है कि हालांकि जनसांख्यिकीय लाभांश अवसर तो प्रदान करता है लेकिन इससे जुड़ी कई चुनौतियां और जोखिम भी है जो इसे एक समय बम यानी कि टाइम बम बना सकते हैं। यदि इन्हें सही
दिशा में ना दिया जाए या सही दिशा में इसको यूज नहीं किया जाए तो ये जो जनसंख्या लाभांश है, जनसांख्यिकी लाभांश है, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी तो क्रिएट करेगा ही करेगा, बट हम लोग के लिए कभी कभी ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देगा अगर हम लोग इसको सही दिशा में इसको हम लोग जो है वो यूज नहीं करें तो। आगे देखिए क्या है प्रॉब्लम। पहले तो इसका हम लोग फ्लो चार्ट से इसके बारे में सारा बता देंगे कहानी, उसके बाद सभी पॉइंट को हम लोग एक एक करके जो है वो आपका इलिबरेट करेंगे। ठीक है, इलिबरेट करेंगे एक एक करके। इसकी चुनौतियां और इसके जोखिम क्या है वो आपका देखिए। तो इसकी चुनौतियां और जोखिम कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट कि आपका बेरोजगारी और साथ ही साथ अल्प रोजगार में वृद्धि होगा, ये भी सही बात है बिल्कुल। इसके अलावा कुल आबादी का लगभग 83% बेरोजगार है अभी वर्तमान में, ये भी डाटा। इसके अलावा श्रम भागीदारी दर जो है वो आपका 50.2% ये रह जाएगा। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डी ग्लोबलाइजेशन और एआई, इन सभी के कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा होगा। इसके अलावा सामाजिक अशांति, ये भी इसमें वृद्धि होगी। ये सभी क्या है, ये सभी हम लोग पॉइंट को एक एक करके देखेंगे। पहले आप उसके बारे में बता दीजिएगा कि इसकी चुनौती और इसकी जोखिम में क्या है। तो इसकी चुनौती और जोखिम में बेरोजगारी और अल्प रोजगार में वृद्धि होगा। कुल आबादी का लगभग 83% बेरोजगार हो जाएगा। श्रम भागीदारी दर 50.2% ही रह जाएगा। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। इसके अलावा डी ग्लोबलाइजेशन होगा और एआई को जब बढ़ेगा इससे सामाजिक अशांति में भी वृद्धि होगी, ये बताए हैं। अब इन सभी पॉइंट को हम लोग एक करके आगे डिस्क्राइब करेंगे। इसके अलावा और भी चुनौती है और भी जोखिमें हैं, जैसे कि कम श्रम भागीदारी होगी, फिर सत्तात्मक समाज, इसमें वृद्धि होगी, सांस्कृतिक बाधाएं होगी और सुरक्षा की भी कमी होगी। इसके अलावा हमारे पास जनसांख्यिकी लाभांश तो है, बट इसका हम लोग पूरा का यूज नहीं कर पाएंगे, यानी कि अधूरा लाभांश हमारे पास बन के आएगा। और भी समस्या और जोखिम है, जैसे कि बुनियादी ढांचे की कमी होगी। इसके अलावा अपर्याप्तता नौकरी सृजन होगा। इसके अलावा असम्मित जनसांख्यिकी, ये छोड़ दीजिए। इसके अलावा हमारे पास टेक्नोलॉजी पिछड़ापन भी हो जाएगा, बैकवर्ड हो जाएंगे हम लोग तकनीकी रूप से। इसके अलावा स्वास्थ्य और पोषण की कमी होगी। इसके अलावा HDI में हम लोग जैसे कि 134वें रैंक पे चले गए हैं। इसके अलावा जीवन प्रत्याशा यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जीवन प्रत्याशा जो है वो 68% चला गया है, मतलब बहुत कम हो गया है। उत्पादकता में कमी होगी, साथ ही साथ लिंग असमानता में वृद्धि होगी। और भी समस्या है और भी जोखिम है, जैसे कि कौशल असंगति होगी। 54% स्नातकों को अनुपयोगी रोजगार मिलेगा। इसके अलावा शिक्षा प्रणाली का नौकरी से मेल नहीं होगा। इंजीनियरिंग स्नातकों में केवल 20 से 30% ही रोजगार मिलेगा। इसके अलावा मानव पूंजी निर्माण में भी बाधा होगी। तो ये सभी जो है वो आपका चुनौती है और ये सभी जो है वो आपका जोखिम है। अब इन सभी चुनौती और जोखिमों को हम लोग एक एक करके आगे इलिबरेट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है। तो एक एक करके अब इनको जो है वो इलिबरेट करना है हम लोगों को। आइए, पहला पॉइंट, पहली प्रमुख चुनौती बेरोजगारी और आपका अल्प रोजगार है। बिल्कुल सही बात है। तो हमारी जो पहली जो चुनौती जो होगी वो आपका बेरोजगारी होगा और साथ ही साथ अल्प रोजगार होगा। तो बोला जा रहा है कि 2022 में युवा भारत की कुल बेरोजगारी दर लगभग 83% जो था। तो 2022 में जो युवा भारत की जो कुल बेरोजगारी जो आबादी थी तो वो आपका लगभग 83% था। और इसी में एक आपका सर्वे आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी कि PLFS। इसके अनुसार 2023-2024 के अनुसार श्रम भागीदारी जो दर है वो केवल 50.2% ही था। तो PLFS यानी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हुआ था 2023-2024 में। उसके अनुसार जो श्रम भागीदारी है तो श्रम भागीदारी जो दर था वो केवल 50% था, मात्र 50.2% ही था। यानी कि 50% तो आपका लेबर फोर्स का यूज ही नहीं हो रहा है। फिर बोला जा रहा है कि जबकि कार्यशील आयु वर्ग का आधा हिस्सा बेरोजगार था, यानी कि आपके पास जो 15 से 59 साल के जो आपका जो कार्यशील आबादी है उसका भी 50% को काम मिल रहा है, 50% तो बेरोजगार है। तो ये भी प्रॉब्लम है। तो ऐसे में हम लोगों के पास जॉबलेस ग्रोथ की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, रोजगार विहीन समृद्धि। इसके अलावा बोला जा रहा है कि जहां डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डी ग्लोबलाइजेशन और AI के जैसे तकनीकी प्रगतियां बढ़ रही है तो ऐसे में नौकरियां भी हम लोग के पास क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और यदि 2026 तक श्रम बल 60% बढ़ेगा
लेकिन नौकरियां नहीं बनेगी, तो सामाजिक अशांति में भी क्या हो जाएगी, इससे वृद्धि होगी। बिल्कुल सही बात है। आप जो जो पॉइंट बोले आप उसी पॉइंट को यहाँ पे केवल इलिबरेट कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। तो क्या बोला जा रहा है कि एक और जहाँ आपका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, डी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, और साथ ही साथ एआई के जैसी तकनीकी प्रगतियाँ आ रही है, तो ऐसे में नौकरियाँ भी कम हो रही है। और यदि 2026 तक श्रम बल आपका जो बोला जा रहा है कि जो आपका लेबर फोर्स जो है वो आपका 60% तक भी हो जाएगा, लेकिन इससे नौकरियां नहीं बनेगी, तो इससे में क्या होगा, सामाजिक अशांति में भी क्या होगी, ऐसे में वृद्धि होगी। बिल्कुल सही बात है। दूसरी चुनौती कौशल असंगति यानी कि स्किल मिसमैच है। तो दूसरी चुनौती ये भी है कौशल असंगति यानी कि स्किल मिसमैच। बोला जा रहा है कि ILO इसका रिपोर्ट आया था 2023 में। तो ILO की 2023 रिपोर्ट के अनुसार 47% भारतीय श्रमिक विशेषकर 62% महिलाएं अपनी नौकरियों के लिए अयोग्य है। तो एक रिपोर्ट आया था ILO का, और उस रिपोर्ट में 2023 के अनुसार ये डाटा दिया गया है कि जो 47% भारतीय श्रमिक है, तो 47% जो इंडियन जो लेबर है, भारतीय जो श्रमिक है, और इसमें भी खास करके महिलाएं जो कि 62% तक थी, वो अपनी नौकरियों के लिए अयोग्य थी, एलिजिबल ही नहीं थी। इसके अलावा AER, तो NCAER इसकी भी रिपोर्ट आई थी आपका 2018 में। NCEAR 2018 में ये रिपोर्ट आया था, और बोला जा रहा है कि 54% स्नातकों को अनुपयोगी पाया गया है, यानी कि जो भी ग्रेजुएशन कर लिए है ना, वो उनका कुछ यूज ही नहीं हो रहा है। ये आपका NCAER, तो NC यानी कैसे लिखिए, NCAER, तो NCAER इसका रिपोर्ट आया था 2018 में। इसके अनुसार लगभग 54% जो ग्रेजुएशन जो लड़के लड़कियां हैं वो तो एकदम अनुपयोगी है, पूरे बेरोजगार बैठे, उनका तो कुछ यूज ही नहीं हो रहा है। शिक्षा प्रणाली नौकरी बाजार की मांगों से मेल नहीं खाती है। तो शिक्षा प्रणाली जो है और या फिर जो नौकरी है वो आपका बाजार की मांगों से मेल नहीं खाती है। और इंजीनियरिंग स्नातकों में केवल 20% से लेकर 30% ही उपयुक्त रोजगार पाते हैं। तो इंजीनियरिंग में भी ग्रेजुएशन करने के बाद, स्नातक करने के बाद लगभग 20 से 30% ही रोजगार ले पाते हैं, बाकी बात सभी तो बेरोजगार ही रहते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसमें आप देखिएगा PMKVY यानी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसे प्रयास है, लेकिन गुणवत्ता की कमी बनी हुई है, और इससे मानव पूंजी का निर्माण भी क्या है, बाधित होता है, और जो विकास को सीमित करता है। तो इससे मानव पूंजी का भी जो है निर्माण में दुविधा यानी कि बाधा उत्पन्न होता है, और जो कि विकास को क्या करता है, एक तरह से सीमित कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरी समस्या है स्वास्थ्य और पोषण की कमी। तो बोला जा रहा है कि स्वास्थ्य और पोषण की कमी, स्वास्थ्य यानी कि आपका हेल्थ हो गया, और पोषण यानी कि न्यूट्रिशंस। तो बोला जा रहा है कि स्वास्थ्य और पोषण की कमी एक बड़ा जोखिम है। जी हाँ, और इसी कारण हम लोग का जो भारत का जो मानव विकास सूचकांक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है HDI, ये आपका मात्र 0.644 है। तो 0.644 है, और पूरे 193 देश में भारत का जो स्थान है HDI में वो 134वें स्थान पे है। कितना, तो 134वें स्थान पे है। और इसके अलावा एक और आपका रिपोर्ट आता है जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि GHI, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें टोटल 2024 में ये रिपोर्ट आया था, इसमें जो है वो भारत जो है वो 105वें स्थान पे है। कितना, तो 105वें स्थान पे है। अब बोला जा रहा है कि जहाँ पे कुपोषण और एनीमिया व्यापक है, भारत में कुपोषण और जो एनीमिया का जो बीमारी है, प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा व्यापक स्तर पे है। इसके अलावा जीवन प्रत्याशा यानी कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो आपका 68% है, यानी कि ज़्यादा लोग 68 साल ही जी पा रहे, उससे ज़्यादा नहीं जी पा रहे, जो कि यानी विकासशील देशों से भी क्या है, कम है। खराब स्वास्थ्य से हम लोगों का क्या हो रहा है, उत्पादकता में भी कमी हो रही है, और गैर संचारी रोग, जो भी आपका गैर संचारी रोग है जिसको हम लोग NCDs रोग कहते हैं, इसमें भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो भारत में कुपोषण और एनीमिया व्यापक रूप से फैले हुए हैं। इसके अलावा भारत में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो मात्र 68% है, जो कि और भी जो आपका डेवलपिंग कंट्री है या फिर अंडर डेवलप कंट्री है उससे भी कम है।
भारत में खराब स्वास्थ्य से क्या हो रही है, उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी भी घट रही है, और इससे आपका मतलब NCDs जो रोग है यानी कि गैर संचारी जो रोग है इसमें वृद्धि हो रही है। महिलाओं में और साथ ही साथ बच्चों में कुपोषण जो है वो एक विशेष चिंता का विषय बना हुआ है, जो कि लिंग असमानता को भी बढ़ावा दे रहा है। बिल्कुल सही बात है। ये खास करके बच्चों में और महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिल रहा है कुपोषण का समस्या। माल न्यूट्रिशन का भी समस्या देखने को मिल रहा है, तो एनीमिया का समस्या देखने को मिल रहा है, पोषण नहीं मिल पा रहा है तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। और ये सभी देखिएगा महिलाओं और बच्चों में, खास करके लड़कियों में ये प्रॉब्लम भी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इससे आपका ये जेंडर इनइक्वालिटी यानी कि लिंग असमानता में भी वृद्धि होगी कि नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है। चौथी चुनौती है जैसे कि महिलाओं की कम श्रम भागीदारी है। सही बात है, महिलाओं की जो है श्रम भागीदारी कितना है, बहुत ही कम है। 1990 में ये था आपका 34.8%, यानी कि लगभग 35% था आपका 1990 में। फिर 2013 में ये मात्र 27% रह गया। हालांकि 2023 में ये अभी कितना है, 37% है। फिर बोला जा रहा है कि प्रीसत्तात्मक समाज यानी कि पैट्रियार्कल जो भी सोसाइटी है वो, इसके अलावा सांस्कृतिक बाधाएं और साथ ही साथ जो है सुरक्षा की कमी इसके कारण भी है। तो देखो, हम लोग बोलते हैं कि महिलाओं की कम श्रम भागीदारी है। 1990 में 34.8% था, 2013 में 27% था, 2023 में 37% रह गया अभी। तो इसके पीछे कारण है आपका प्रीसत्तात्मक समाज भी, सांस्कृतिक बाधाएं भी इसकी कारण है, इसके अलावा सुरक्षा की कमी ये भी इसका कारण है। ठीक है, आगे देखिए, बिना महिलाओं की भागीदारी के लाभांश अधूरा रहेगा। बिल्कुल सही बात है। केवल मेल यानी कि पुरुष ही पार्टिसिपेट करेंगे तो वो अधूरा ही है। महिलाओं का भी उसमें पार्टिसिपेशन रेशियो बढ़ाना होगा, तभी जाकर आपका जो है जनसांख्यिकीय लाभांश पूरा फुलफिल हो पाएगा। इसके अलावा अनौपचारिक अर्थव्यवस्था जो अनऑफिशियल जो इकोनॉमी है उसमें 92% श्रमिकों को केवल कवर करती है, जहां कम मजदूरी, असुरक्षा और मौसमी रोजगार या फिर जो है वो सभी यहाँ पे आम बात है। केवल मौसम रहेगा तभी, सीजनल इसको हम लोग बोलते हैं, एक तो सीजन रहेगा तभी आपको काम मिलेगा, बाकी बाद आपको बेरोजगार ही रहना पड़ेगा। यानी कि इसको सीजनल एम्प्लॉयमेंट बोलिए या फिर अनएम्प्लॉयमेंट बोलिए, रोजगार या फिर बेरोजगार, सीजन के अनुसार ही रहोगे आप। आपको रोजगार मिल रहा है सीजन के अनुसार, फिर आप बेरोजगार हो जाओगे सीजन के अनुसार। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में 216 मिलियन लोग अनौपचारिक हैं। ठीक है ना। तो बोला जा रहा है कि इसके अलावा जो आपका अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है उसमें लगभग 92% श्रमिकों को इसमें कवर किया जा रहा है। तो 92% जो श्रमिक है वो तो आपका अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम कर रहे हैं, जहाँ पे उनको मजदूरी भी कम मिल रहा है, जहाँ पे उनका इनसिक्योरिटी भी ज़्यादा है, मतलब असुरक्षा भी बहुत ज़्यादा है, दिक्कत प्रॉब्लम है, सुरक्षित है ही नहीं, असुरक्षा बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो है वो मौसमी रोजगार मिलता है उन लोगों को, मौसम के अनुसार काम मिलता है, बाकी बात सब बेरोजगार रहते हैं। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में भी देखिएगा तो जो है 216 मिलियन जो लोग हैं वो लगभग आपका अनौपचारिक ही है। पांचवी समस्या देखिए तो बोला जा रहा है कि बुनियादी ढांचे की कमी है, जिन ऐसे में ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में उद्योग वृद्धि को ये जो है वो बाधित करती है। तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं है, तो इससे क्या होगा कि जो भी आपका रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र है या फिर जो आपका अर्ध शहरी क्षेत्र है वहाँ पे आप उद्योग वगैरह को बढ़ा ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपके पास आधारभूत संरचना ही नहीं है। जैसे कि बिजली, परिवहन, संचार, इन सभी की आप पर्याप्तता नौकरी सृजन करती है। अगर बिजली रहेगा, परिवहन रहेगा, संचार का व्यवस्था बढ़िया रहेगा तभी ना आप नौकरी वहाँ पे करने के लिए जाओगे। ये सब का व्यवस्था नहीं है, तो ये सभी जो है आप पर्याप्त रूप से जब रहेंगे तो नौकरी सृजन होगी नहीं, तो नौकरी सृजन को ये सभी क्या करती है, रोकती है। तो ये बोला जा रहा है कि बुनियादी ढांचे की कमी ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में उद्योग वृद्धि को क्या करती है, ये बाधित करती है। साथ ही साथ बिजली, परिवहन, संचार की अपर्याप्तता ये सभी नौकरी सृजन रोकती है। असम्मित जनसांख्यिकी भी जोखिम है। जैसे कि बिहार में बोला जा रहा है कि जो आपका असम्मित जो जनसांख्यिकी है वो भी आपका जोखिम है। कैसे? बिहार जैसे गरीब राज्यों में जो युवा आबादी वो अधिक है, लेकिन उनके पास अवसर भी कम है। पर्यावरणीय मुद्दे जैसे कि तीव्र शहरीकरण, इससे प्रदूषण और संसाधन का ह्रास हो रहा है। साथ ही साथ ये विकास को प्रभावित करेंगे। और तकनीकी पिछड़ापन और उच्च तकनीकी उद्योगों में निवेश की जो कमी है, इन सभी से हम लोगों का जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा है वो आपका कम हो जाएगा। और ऐसे में हम लोग जो इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो हम लोग कंपटीशन को झेल नहीं पाएंगे। झेल पाएंगे क्या? तो नहीं झेल पाएंगे, तो ये हमारे लिए एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो ही जाएगा ना।
तो असममित जनसांख्यिकी भी एक तरह से जोखिम है, क्योंकि बिहार जैसे राज्यों में आपका कार्यशील जनसंख्या ज़्यादा है, बट उनके पास काम ही नहीं है, उनके पास अवसर ही नहीं है। तो जनसंख्या ज़्यादा भी हो जाएगा तो भी आपके लिए वो खतरा ही है, तो वो लोग बेरोजगार रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो गलत काम करेंगे ही ना। पर्यावरणीय मुद्दे में भी बताया गया है कि तीव्र शहरीकरण, इससे प्रदूषण हो रहा है, संसाधनों का ह्रास हो रहा है, और ये सभी जो कारण है वो विकास को ही प्रभावित करेगी। तकनीकी पिछड़ापन, इसके अलावा उच्च तकनीकी जो भी उद्योग है उनमें हम लोग निवेश में भी कमी कर रहे हैं, तो ऐसे में हम लोग कंपटीशन जो होगा ग्लोबल स्तर पे उसको हम लोग झेल नहीं पाएंगे, तो हम लोग तो रेस से ऐसे ही बाहर। फिर इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है कि यदि ये चुनौतियां अनदेखी रही तो युवा आबादी बेरोजगारी से समस्या सॉरी अगर ये सभी जितने भी चुनौतियां भी आपको बतलाया गया है, अगर ये सभी चुनौती को अगर हम लोग अनदेखा कर दें तो जो आपका युवा आबादी है वो बेरोजगारी से असामाजिक अस्थिरता, अपराध और प्रवासन का भी ये कारण बनेगी। तो जो जनसांख्यिकी आपदा यानी कि डेमोग्राफी डिजास्टर पैदा करेगी, सिंपल सी बात है। यानी कि अगर आपके पास जो जनसंख्या ज़्यादा है तो ये आपके लिए एक तरह से जनसांख्यिकी लाभांश का यानी कि डेमोग्राफिक मतलब कि आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है, नहीं कर रहा है। आप अगर उसको स्किल करोगे, उसका यूज करोगे तो अगर आप उसको स्किल नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे में वो आपके लिए एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और एक तरह से ये आपका डेमोग्राफिक डिजास्टर पैदा कर देगा। समझ में आ गया। अब देखिए इसका निष्कर्ष क्या रहा। तो भारत का जो जनसांख्यिकी लाभांश जो है वो एक ऐतिहासिक अवसर है जो कि 2041 तक चरम पर रहेगा और आर्थिक उन्नति ये प्रदान कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो भारत का जो जनसांख्यिकी लाभांश जो है वो एक ऐतिहासिक अवसर है हमारे लिए, हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, जो कि 2041 तक अपने चरम पर यानी कि एक्सट्रीम लेवल पर रहेगा और आर्थिक उन्नति का ये अवसर हम लोगों को प्रदान कर सकता है। लेकिन चुनौतियाँ जैसे कि बेरोजगारी, कौशल में कमी, स्वास्थ्य समस्याएं इसे जोखिमपूर्ण भी बनाती है। सरकार को शिक्षा, कौशल विकास, महिलाओं की भागीदारी और बुनियादी ढांचे इनके ऊपर तत्काल निवेश करना चाहिए। तो सरकार को शिक्षा के ऊपर, कौशल विकास के ऊपर, महिलाओं की भागीदारी के ऊपर और बुनियादी ढांचे पर तत्काल निवेश करना चाहिए, जैसा कि उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन 2025 में प्रस्तावित है। तो अभी देखिएगा कि हम लोग का उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन 2025 में क्या है, प्रस्तावित है, प्रोपोज्ड है। और यदि सही नीतियाँ अपनाई गई तो भारत वैश्विक नेता भी बनेगा और अन्यथा यह लाभांश जो है वो बोझ बन जाएगा। तो बोला जा रहा है कि यदि सही नीति अपनाया गया तो भारत जो है वो वैश्विक नेता बनेगा, अन्यथा यह लाभांश जो है वो एक तरह से बोझ बन जाएगा। और कुल मिलाकर युवा आबादी को सशक्त बनाना भारत की भविष्य की एक तरह से कुंजी है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप युवा आबादी को सशक्त बनाओगे, एम्पावर्ड बनाओगे, तो ये भारत का एक तरह से भविष्य की कुंजी है, फ्यूचर का एक तरह से ये की है, चाबी है। समझ में आया ये पॉइंट? आई होप समझ में आ ही गया होगा। तो ये इस तरह से आपका जो है पहला उत्तर कंप्लीट हो गया है। आप इसमें और भी कुछ कुछ डाटा ऐड कर सकते हो। कम से कम ये स्टैटिक पोर्शन तो आपको पता होना चाहिए यहाँ तक का डाटा। इसके बाद इसमें और भी डाटा जब आप ऐड करोगे ना तो वो फिर आपके लिए दिक्कत नहीं होगा। कम से कम यहाँ तक का डाटा जो है वो आप ऐड कर लो। तो ये आपका 11 to 13 जीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था और यही क्वेश्चन को अगर आप लिख देते हो तो आपका नंबर जो है वो कम से कम 25 से 28 नंबर यहाँ तक तो आपको मिल जाना चाहिए। इसमें आप फ्लो चार्ट वगैरह को और भी दिखा सकते हो। इसमें और भी जो है आपका कि इस तरह से इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी का कंडीशन क्रिएट हो जाएगा, उसका ग्राफ व्राफ जो बन सकता है उसको भी दिखा सकते हो। तो ये आपका पहला क्वेश्चन जो था कि भारत वर्तमान जनसांख्यिकी लाभांश का अनुभव कर रहा है, इसकी व्याख्या करें और इस प्रकार के जनसांख्यिकी संक्रमण से जुड़ी चुनौतियां और जोखिमों पर चर्चा करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और आप इसको इस तरह से बना सकते हो। तो पहला क्वेश्चन इस टॉपिक से हम लोग का कवर हो गया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक मिनट रुकिएगा ज़रा सा। टाइम तो इसमें काफ़ी अच्छा खासा लग ही जाएगा। ठीक है, इस टॉपिक में
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और ये आपका एक और क्वेश्चन है इस टॉपिक से बनने वाला, उस क्वेश्चन को भी हम लोग कवर कर देंगे। तो समझिए ये टॉपिक जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो लगभग ये 1 घंटे का और वीडियो बनेगा अभी, ठीक है, तो थोड़ा सा पैसेंस रखिए। क्वेश्चन है कि वर्ष 2000 ईस्वी में घोषित राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की समीक्षा करना है, उसको ना इवेलुएट करना है कि वो क्या था क्या नहीं था, उसका क्या प्रभाव रहा, क्या उसका पॉजिटिव नेगेटिव सारा कुछ बतलाना है। इसके अलावा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की विवेचना करना है। तो 2000 ईस्वी में जनसंख्या नीति आया था, उस जनसंख्या नीति का हम लोग को समीक्षा करना है, और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का महत्वाकांक्षी जो भी लक्ष्य था उन सभी लक्ष्यों की जो है वो विवेचना करना है। इसको भी हम लोग इस टॉपिक को मतलब पूरा हम लोग क्वेश्चन आंसर के माध्यम से इसको हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार होगा, 1 मिनट रुकिएगा ज़रा सा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अब देखते हैं। तो वर्ष 2000 में घोषित राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की समीक्षा करें अथवा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की विवेचना करें। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार होगा कि भारत सरकार ने 11 अप्रैल 2000 ईस्वी को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति यानी कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 की घोषणा की थी। कब? तो 11 अप्रैल 2000 को, जो स्वतंत्र भारत की दूसरी प्रमुख जनसंख्या नीति थी। तो ये स्वतंत्र भारत का दूसरा जनसंख्या प्रमुख नीति था। ये मतलब कि समझिए कि देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद एक बार जनसंख्या नीति आया था, वो कब आया था एक बार उसको गूगल कर लीजिएगा। और दूसरा जनसंख्या नीति 11 अप्रैल 2000 को घोषणा किया गया था, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। यह नीति जनसंख्या स्थिरीकरण और जनसंख्या स्थिरीकरण को सतत आर्थिक विकास, सामाजिक उन्नति और पर्यावरण संरक्षण से जोड़ती है। तो ये जो आपका सेकेंड एनपीपी आया था 2000 ईस्वी में, ये आपका जनसंख्या स्थिरीकरण यानी कि पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, साथ साथ ही आपका सतत आर्थिक विकास, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसको भी दे रहा था। साथ ही साथ सामाजिक उन्नति यानी कि पूरा समाज का इवोल्यूशन हो। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन सभी से इसको जोड़ता है। एक तो आपका राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आया था 1976 में, और जब आप देखिए कि 1975 में इमरजेंसी लगा था, और उसके ठीक 1 साल के बाद एनएनपी आया था, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1976 में। उसके बाद आया आपका 2011 में, ठीक है, तो ही बार आया है। तो बोला जा रहा है कि 1976 की आपातकालीन नीति के विपरीत एनएनपी यानी कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 ने जबरन उपायों के बजाय स्वैच्छिक, सूचित और लोगों केंद्रित दृष्टिकोण का अपनाया। तो जैसे कि 1976 में इमरजेंसी के टाइम में आपका एनएनपी आया था, उसमें जबरदस्ती उपायों को लाया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो आपका जबरन उपाय को नहीं बल्कि स्वैच्छिक और सूचित और लोगों केंद्रित यानी लोक केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाया गया था 2000 वाले में। अब देखिए नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, उन सभी उद्देश्यों को एक एक करके देखिए, फिर इनको हम लोग जो है वो आपका डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहला था आपका TER नहीं होता है, इसको बोलते हैं TFR यानी कि कुल प्रजनन दर। ये है आपका TFR।
टोटल फर्टिलाइजर रेशियो बोलिए या फिर TFR, ये जो है वो आपका 2.1% या फिर 2.1 तक इसको लाना था। क्या है क्या नहीं उसको देखेंगे अभी। इसके अलावा इसमें आपका एकीकृत कार्यक्रम को चलाया जा रहा था। इसके अलावा इसमें सतत विकास लक्ष्यों को ध्यान में रखा जा रहा था। इसके अलावा MS स्वामीनाथन जो समिति था उसकी हम लोग यहाँ पे इसमें रिकमेंडेशन सिफारिश किया गया था, सिफारिशों को मानना था। मतलब कि MS स्वामीनाथन के अध्यक्षता में एक समिति बनाया गया था। वो समिति जो है वो NNP मतलब कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 के संदर्भ में बहुत सारी सिफारिशें किया था। उन सभी सिफारिशों को मानना इनका एक उद्देश्य था। बोला जा रहा है कि कुल प्रजनन दर यानी कि TFR इसको प्रतिस्थापन दर यानी कि 2.1 तक लाना था, जो कि और साथ ही साथ 1945 तक जनसंख्या को स्थिर करना था। तो सिंपल सी बात है, कुल प्रजनन जो दर था TFR इसको प्रतिस्थापित स्तर 2.1 तक लाना था और 2045 तक जनसंख्या को क्या करना था, स्थिर करना था। ये जो नीति था NNP 2000 वाला, इसमें जन स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवार कल्याण कार्यक्रमों इन सभी को एकीकृत करती है और साथ ही साथ महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर भी ये क्या देती है, जोर देती है। यहाँ पे अगर आपको कहीं भी दिखेगा, गूगल कीजिएगा, एक दो को पॉलिसी दिखेगा कि मतलब कि आपका NNP 2000 ईस्वी में जो पॉलिसी चलाया गया था शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, परिवार कल्याण को बढ़ावा देने के लिए जो भी पॉलिसी चलाया गया था, उन सभी पॉलिसी की यहाँ पे 2-3 को पॉलिसी लिख दीजिएगा बस। 2000 में भारत की जनसंख्या लगभग 1 अरब थी, जो तेज़ी से बढ़ रही थी, इसलिए नीति ने सतत विकास लक्ष्यों को भी ध्यान में रखा था। तो 2000 ईस्वी में भारत की जो जनसंख्या थी वो आपका 1 अरब थी। देन ऐसे में ये तेज़ी से और भी बढ़ रहा था, तो ऐसे में सतत विकास लक्ष्यों को भी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी यहाँ पे ध्यान में रखा जाना जरूरी था। आगे नीति को MS स्वामीनाथन की जो भी सिफारिशें थी, समिति का जो भी रिकमेंडेशन था, उसके आधार पे ही, उसी पे ही मतलब कि उसको तैयार किया गया था, जो कि जनसंख्या को अधिक बोझ से अवसर में बदलने का प्रयास करती थी। तो आपके पास जनसंख्या ज़्यादा है तो ये आपके लिए एक तरह से बोझ नहीं है, बल्कि एक तरह से आपके लिए अवसर है, अगर आप उसको यूज करोगे, उसको स्किल्ड करोगे तो। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा NPP 2000 के महत्वाकांक्षी लक्ष्य क्या क्या थे, तो उन सभी महत्वाकांक्षी लक्ष्य की ओर चलिए। तो बोला जा रहा है कि NPP 2000 के लक्ष्य तत्कालीन या तत्कालिक या फिर मध्यम अवधि और दीर्घ अवधि तीनों में विभाजित किया जाता है, जो कि जनसंख्या नियंत्रण को स्वास्थ्य और विकास से जोड़ते हैं। तो जो भी NNP 2000 ईस्वी में जो भी आपका लक्ष्य बनाया गया था, महत्वाकांक्षी लक्ष्य, वो आपका शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए भी और आपका लॉन्ग टर्म के लिए, तीनों में इसको डिवाइड करके बनाया गया था। और ये सभी जो है वो जनसंख्या नियंत्रण को हेल्थ के साथ और डेवलपमेंट के साथ, सभी के साथ ये जोड़ते हैं। समझ में आया? आगे देखिए, NNP 2000 के यानी कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 का जो भी महत्वाकांक्षी लक्ष्य था, उनकी ओर हम लोग चलते हैं। पहला तो है आपका तत्कालिक लक्ष्य, दूसरा है मध्यम अवधि का लक्ष्य, तीसरा है दीर्घ अवधि का लक्ष्य, यानी कि शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और आपका मीडियम टर्म का। सबसे पहले तत्कालिक लक्ष्य में देखिएगा, जो कि आपका शॉर्ट टर्म के लिए था। इसमें आपका परिवार नियोजन की अनसुलझी ज़रूरतें, इनको पूरा करना था। इनको भी एक एक करके एलिब्रेट करेंगे, पहले यहाँ समझ लीजिए कीवर्ड कि जो भी तत्कालिक लक्ष्य क्या था कि परिवार नियोजन की जो भी अनसुलझी ज़रूरतें हैं इनको पूरा करना है। इसके अलावा आपका IMR तथा MMR इनको कम करना है। इसके अलावा सार्वभौमिक टीकाकरण को सुनिश्चित करना है। ये आपका तत्कालिक या तत्कालीन लक्ष्य था। इसके अलावा मध्यम अवधि का लक्ष्य ये है कि 2010 तक जो आपका TFR है, कुल प्रजनन जो दर है, इसको 2.1 तक लाना है, 2.1 तक लाना है। और इसके अलावा जन्म, मृत्यु, विवाह और गर्भावस्था का लगभग 100% रजिस्ट्रेशन करवाना है, पंजीकरण करवाना है। ये मध्यम अवधि का लक्ष्य था। इसके अलावा दीर्घ अवधि का लक्ष्य भी है, जैसे कि स्थिर जनसंख्या, ये बिल्कुल सही बात है, ये इंपॉर्टेंट पूरा था। इसके अलावा 12 को प्रमुख रणनीति यहाँ पे लाया गया था। 12 को प्रमुख कौन कौन था वो हम लोग देखेंगे। इसके अलावा एकीकृत लक्ष्य को यहाँ पे सुनिश्चित किया गया था, क्या था वो देखेंगे। छोटे परिवार मानदंड को बढ़ावा देना था, ये भी क्या है उसको भी देखेंगे। इसके अलावा अनिवार्य शिक्षा को भी यहाँ पे बढ़ावा दिया गया और संक्रामक रोगों को यहाँ पे रोकने का उपाय किया गया। अब एक एक करके देखना है।
सबसे पहले हम लोग जानेंगे तत्कालिक लक्ष्य क्या थे, कि जो आपका परिवार नियोजन की अनसुलझी ज़रूरतों को पूरा करना, IMR और आपका MMR इसको कम करना, सार्वजनिक टीकाकरण इसको सुनिश्चित करना, इन सभी को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट तत्कालिक लक्ष्य में बोला जा रहा है कि तत्कालिक लक्ष्य परिवार नियोजन की अनसुलझी ज़रूरतों को पूरा करना था। तो सबसे पहला लक्ष्य था, टारगेट था कि परिवार नियोजन यानी कि जो भी आपका फैमिली प्लानिंग है, इसमें जो भी आपका अनसुलझी ज़रूरत है इसको पूरा करना है, जिसमें आपका गर्भ निरोधक सेवाओं इसके अलावा स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा और आपका स्वास्थ्य कर्मियों की जो कमी थी इसको दूर किया गया। तो सबसे पहला फोकस किस में किया गया, हेल्थ पे किया गया, और हेल्थ में भी बोला गया कि हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था इसको डेवलप किया गया। इसके अलावा जो आपका हेल्थ का जो भी एम्प्लॉई है यानी कि स्वास्थ्य कर्मी है, इसकी जो कमी थी इसको दूर किया गया। इसके अलावा इस नीति ने शिशु मृत्यु दर, जिसको हम बोलते हैं IMR, तो शिशु मृत्यु दर इसको 30/1000 जीवित जन्मों से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया। यानी कि शिशु मृत्यु जो दर था, इन्फेंट्री मार्टिलिटी रेशियो ऐसे करके होता है, आप इसके बाद देख लीजिएगा। तो शिशु मृत्यु दर को भी कम करना था और मातृ मृत्यु दर यानी कि MMR को भी कम करना था। तो बोला जाता है कि 1000 बच्चों में से कम 30 ही बच्चा डेट करे, बाकी बात सभी बच्चों क्या हो, सही सलामत हो। इसके अलावा जो मातृ मृत्यु दर था, इसको बोला गया कि 1 लाख जब बच्चों को जन्म दे रहा है कोई भी माँ, तो वैसे में मात्र 100 माँ के ही मृत्यु हो, उससे ज़्यादा नहीं हो, मतलब ये कम करना था, पहले बहुत ज़्यादा था। तो बोला गया कि शिशु मृत्यु दर को 30/1000 जीवित जन्मों से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया था। यानी कि 1000 बच्चों में से लगभग आपका जो है वो 970 बच्चे स्वस्थ होने चाहिए। बाकी बात अगर 30 बच्चा अगर डेट कर जा रहा है किसी कारणवश, तो वो भगवान की मर्जी। इसके अलावा मातृ मृत्यु दर बोला गया कि 1 लाख माताओं में से जो है वो लगभग 10,000, 1 लाख माताओं में से मतलब कि 99,999 माता जो है वो सुरक्षित होनी चाहिए। बाकी बात मात्र 100 महिलाओं का मृत्यु होना चाहिए। अब कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वो अलग चीज़ है। सिंपल समझिए ना कि शिशु मृत्यु दर और आपका मातृ मृत्यु दर को कम किया गया, ठीक है। वो था आपका 1000 में 30, ये था आपका 1 लाख में 100, ऐसे याद रखो बस। तीसरा पॉइंट, वैक्सीन योग्य रोगों के खिलाफ सार्वभौमिक टीकाकरण करना है। तो जो भी वैक्सीन योग्य जो भी रोग है उनके खिलाफ सार्वभौमिक यूनिवर्सल टीकाकरण करना है, वैक्सीनेशन करना है। इसमें लड़कियों की शादी की आयु जो है वो 18 वर्ष से अधिक करना है। साथ ही साथ 80% संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने जैसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य थे। तो लगभग बोला गया कि पहले जो आपका डिलीवरी वगैरह होता था, प्रसव, वो सभी घर में ही होता था, होम डिलीवरी, उसको जो है वो अब संस्था में करना है। 80% से ज़्यादा अब संस्थाओं में करना है। ये सब 2000 का बात था, उस टाइम पूरा कितना सबका पैट्रियार्कल सोच था, मानते भी नहीं मानते इस बात को। इसके अलावा लड़कियों का शादी का जो उम्र था वो आपका 18 साल से बढ़ाना है, 21 साल करना है। इसके अलावा जो भी आपका वैक्सीन योग्य जो भी रोग है उनके खिलाफ सार्वभौमिक टीकाकरण करना है, यानी कि यूनिवर्सल वैक्सीनेशन करना है। ये सभी आपका जो है वो शॉर्ट टर्म का ये सभी प्लान था, लक्ष्य था। मध्यम अवधि का लक्ष्य क्या था, तो मध्यम अवधि का लक्ष्य में बताया गया था आपका कि 2010 तक जो TFR है इसको 2.1 तक लाना है, और जन्म मृत्यु विवाह और गर्भावस्था का सभी का जो है वो आपका 100% पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो ये सभी आपका मध्यम अवधि का लक्ष्य था, जिसमें बोला गया है पहला पॉइंट कि मध्यम अवधि का लक्ष्य था कि 2010 तक जो आपका कुल प्रजनन जो दर है यानी कि TFR है इसको 2.1 तक लाना है, जो कि प्रतिस्थापन स्तर था, ठीक है। इसके अलावा बोला गया कि यह जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए जन्म मृत्यु विवाह और गर्भावस्था इन सभी का 100% रजिस्ट्रेशन पंजीकरण सुनिश्चित करने का यहाँ पे प्रयास किया गया था, ताकि जनसंख्या वृद्धि को क्या किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके। ये सभी आपका मध्यम अवधि में था। इसके अलावा दीर्घ अवधि का लक्ष्य भी था। इसमें बोला गया था दीर्घ अवधि में लक्ष्य में क्या था, तो उसमें था आपका स्थिर जनसंख्या, इसके अलावा 12 प्रमुख रणनीति, इसके अलावा एकीकृत लक्ष्य, इसके अलावा छोटे परिवार मानदंड को बढ़ावा देना, इसके अलावा अनिवार्य शिक्षा, संक्रमण रोगों को रोकना, इन सभी। तो दीर्घ अवधि में देखिए क्या करके इसमें बोला गया है कि दीर्घ अवधि में 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करने का उद्देश्य था, जो कि सतत विकास के अनुरूप था। तो दीर्घ अवधि में 2045 तक जो जनसंख्या जो था इसको स्थिर करने का उद्देश्य रखा गया, जो कि सतत विकास के क्या है, पूरा एकदम इक्वल है, अनुरूप है। इसके अलावा दीर्घ अवधि लक्ष्य में
जो आपका एनएनपी जो नीति था उसमें 12 को प्रमुख रणनीतियों पर जोर दिया गया था, जैसे कि विकेंद्रीकृत योजना यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग, इसके अलावा सेवाओं का एकीकरण, महिलाओं का सशक्तिकरण, इस तरह करके लगभग 12 को रणनीति पॉलिसी बनाया गया था। वो पॉलिसी एक बार आप गूगल कर लीजिएगा, अब 12 को में कम से कम 5 से 6 को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। वो यहाँ पे आप पूरा 12 को मत लिखिए, खाली यहाँ लिख दीजिए कि जैसे कि विकेंद्रीकृत योजना, सेवाओं का एकीकरण और महिलाओं का सशक्तिकरण, 3 को लिख दिए हैं यहाँ पे। 3-4 को और याद कर लीजिए, 6-7 को याद रहेगा, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा या गर्भ निरोधक विकल्पों की विस्तृत टोकरी उपलब्ध कराने, इसके अलावा एड्स नियंत्रण को परिवार कल्याण से जोड़ने और आयुष प्रणालियों को एकीकृत करने का इसमें लक्ष्य रखा गया था। गर्भ निरोधक विकल्पों की विस्तृत टोकरी तैयार करने का, गर्भ निरोधक विकल्पों यानी कि बोला जाता है, जैसे कि हम देखते होंगे आप कि आपका सैरोगेसी मदर का कॉन्सेप्ट लाया गया है, 3 प्लांट माइक्रोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट का ये कॉन्सेप्ट लाया गया है, आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया है। यानी कि जो आपका देखते होंगे ना कि भारतीय समाज में जो आपका बांझपन जो है वो एक महिला के लिए बहुत ही बोलते हैं कि प्रॉब्लम आ रहा है, ये सब कंडीशन है। तो ऐसे में बांझपन की समस्या से छुटकारा पाने के लिए ये सब इसमें किया गया है, ठीक है। इसके अलावा एड्स नियंत्रण को परिवार कल्याण से जोड़ने का इसमें प्रयास किया गया है, आयुष प्रणालियों को एकीकृत करने का भी इसमें लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा छोटे परिवार मानदंड को इसमें बढ़ावा देना है, मतलब छोटे परिवार जो मानदंड है इसको बढ़ावा देना है, मानदंड मतलब कि जो स्टैंडर्ड है इसको बढ़ावा देना है। और सामाजिक क्षेत्रीय कार्यक्रमों का अभिसरण भी महत्वपूर्ण था। तो सामाजिक क्षेत्रीय जो भी कार्यक्रम है इसका अभिसरण यानी कि उनका कन्वर्जेंस यानी कि उनको एक साथ जोड़ना है, ये भी इसमें महत्वपूर्ण कदम था। इस नीति ने शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए 14 वर्षों तक के शिक्षा को अनिवार्य बनाए रखने के लिए शिक्षा का अधिकार लाया गया था 1986 में ही, शिक्षा का अधिकार लाया, वो तो आपका 86वां संविधान संशोधन 2000 में लाया था ये, हाँ ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2000 ईस्वी में लाया गया और इसको डीपीएसपी में भी इसको शामिल किया गया। इसके अलावा लड़के लड़कियों का जो ड्रॉप आउट जो दर था, जो रेशियो है, इसको भी कम करने पर जोर दिया गया स्कूल में, कॉलेजेस में। इसके अलावा संक्रमण रोगों को रोकना और साथ ही साथ प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं को सभी तक पहुंचाना, इन लक्ष्यों का ये रीढ़ था, बैकबोन था। तो संक्रमण रोगों को भी रोकना था, साथ ही साथ प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं को भी सभी लोगों तक पहुंचाना था। इसके अलावा कुल मिलाकर ये जो लक्ष्य जो था वो आपका जनसंख्या को स्वास्थ्य और कल्याण की दृष्टि प्रदान करते थे। समझ में आया। तो जो आपका एनएनपी 2000 में आया था इसका बहुत सारा लक्ष्य था, शॉर्ट टर्म का था, लॉन्ग टर्म का था, मीडियम टर्म का था, वो आपका बता दिया गया है। इसका क्या क्या महत्वाकांक्षी लक्ष्य था वो तो अभी यहाँ बता किए हैं। इसके अलावा इस नीति का उद्देश्य भी क्या था वो भी हम लोग देखे हैं, 3-4 पॉइंट उसको भी देख लिए थे, जैसे कि आपका एकीकृत कार्यक्रम, आपका MS स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को पूरा करना, सतत विकास लक्ष्यों को फुलफिल करना। इसके अलावा TFR जो है वो आपका 2.1 तक लाना, ये सभी इसमें किया गया था। ये सारा पॉइंट आपका जो है वो क्लियर हो गया है। अब इसके बाद जो है एक समस्या निकल के आता है कि ये जो आपका एनएनपी 2000 में आया था इसकी समीक्षा करना है अब आपको, और इसका चुनौती और इसका सीमा क्या था, लिमिटेशन क्या था, और इसका चुनौती यानी कि चैलेंजेस क्या था, वो सभी आपको बतलाना है। ये तो आप बता दिए हैं कि जो आपका राष्ट्रीय जनसंख्या नीति यानी कि एनएनपी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी क्या होता है वो बतलाएं। ये आपका 1976 में आया, वो उसके बाद 1976 के बाद 2000 ईस्वी में आया। 2000 ईस्वी का इसका क्या महत्वाकांक्षी लक्ष्य था वो सभी बता दिए तीनों आप। अब बतलाइएगा कि इसका समीक्षा करना है आपको एक एक करके। 2000 वाला जो पॉलिसी आया था ना उसका आपको जो है वो समीक्षा करना है। कैसे कीजिएगा समीक्षा वो देखिए। समीक्षा करना है यहाँ पे आपको, पहले यहाँ पे कीवर्ड लिखिए, फिर उस कीवर्ड का वहाँ पे जो है वो कॉन्सेप्ट लिखिए, ठीक है। समीक्षा में आप यहाँ पे लिखिएगा, बताया जा रहा है कि MMR मातृ मृत्यु जो आपका दर है वो आपका 301/1 लाख से घटकर 2020 में 97 लाख हो गया, ठीक है। इसका ये समीक्षा रहा। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि दर 2.15% से घटकर 0.97% हो गया।
इसके अलावा एक और है कि टोटल प्रजनन जो दर है यानी कि TFR जो है वो 3.2 से घटकर 2.0 हो गया। बिल्कुल सही बात, ये समीक्षा हुआ। इसके अलावा IMR यानी कि शिशु मृत्यु जो दर है वो आपका 68/1000 से घटकर 2023 में 28/1000 हो गया। ये एक आपका समीक्षा रहा इसमें। इसके अलावा आपका नाकों का सफल एकीकरण हुआ। इसके अलावा देखिएगा कि टीकाकरण 42% से बढ़कर 2023 में 93% हो गया। ये हो गया इसका समीक्षा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का। इसका समीक्षा कर दिए। 4-5 गो पॉइंट बताएं। मातृ मृत्यु दर को जोड़े, जनसंख्या वृद्धि दर कितना रहा वो जोड़े, शिशु मृत्यु दर को जोड़े, टीकाकरण वाले समस्या को जोड़े, इसमें आपका TFR वाला इसमें कॉन्सेप्ट जोड़े, नाकों का सफल एकीकरण हुआ, उसको हम लोग यहाँ पे जोड़ दिए। क्लियर ये हो गया है 5 गो पॉइंट। अब राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का जो भी चुनौती था उस चुनौती को यहाँ पे देखिए, चुनौती और इसका जो है सीमा लिमिटेशंस को देखिए। पहला चीज़, इससे आपका क्षेत्रीय असमानता में विकसित हुआ मेरे वृद्धि हुआ, जागरूकता में कमी, इसके अलावा ये चुनौती था। लिंग असमानता, इसके अलावा आप पर्याप्त बजट, इसके अलावा बुनियादी ढांचे की कमी, इसके अलावा आपका MMR में वृद्धि, मातृ मृत्यु दर में वृद्धि। तो ये इसका क्या हो गया, चुनौती और इसका सीमाएँ यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। अब इन्हीं को एक एक करके हम लोगों को डिस्क्राइब कर देना है, फिर आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। पहले हम लोग चलेंगे समीक्षा, उसके बाद हम लोग चलेंगे सीमाएँ और आपका चुनौती की ओर। सबसे पहले NNP 2000 की समीक्षा करना है। तो बोला गया कि NNP 2000 ने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है, हालांकि समयबद्ध लक्ष्य पूरे नहीं हो सके। यानी कि जो टाइमली इसमें जो आपका टारगेट रखा गया था वो पूरा नहीं हो पाया। बोला जा रहा है कि जो आपका कुल प्रजनन जो दर था TFR 2000 में 3.2 से घटकर 2020 में 2.0 हो गया। कुल प्रजनन दर बहुत अच्छी बात है, 3.2 से घटकर 2.0 हो गया, जो कि नीति के मध्यम लक्ष्य से क्या है, बेहतर है। इसके अलावा शिशु मृत्यु दर यानी कि IMR 2000 में 68/1000 से घटकर 2023 में 28/1000 हो गया, और जो कि तत्कालिक लक्ष्य के करीब पहुंच गया। बिल्कुल सही बात। आगे देखिए, MMP यानी कि मातृ मृत्यु दर 2000 में 301 प्रति 1 लाख से घटकर 2020 में 97 प्रति 1 लाख हो गया, जो कि 2010 के लक्ष्यों से थोड़ा विलंबित लेकिन सफल रहा। इसके अलावा टीकाकरण कवरेज यानी कि वैक्सीनेशन कवरेज 2000 में 42% से घटकर 2023 में 93% हो गया, जो कि सार्वभौमिक टीकाकरण का जो लक्ष्य है इसको पूरा किया गया। जननी सुरक्षा योजना, जैसे कि आपका आया था जननी सुरक्षा योजना जननी सुरक्षा योजना यानी कि JSY जैसे कार्यक्रमों से जो आपका संस्थागत प्रसव है 2005 में 39% था, उससे बढ़कर 2020 में 89% हो गया है। परिवार नियोजन सेवाओं में सुधार से अवांछित गर्भधारण कम हुए हैं। तो परिवार नियोजन सेवाओं में सुधार हुआ, इससे जो आपका अवांछित यानी कि इलॉजिकल जो हाँ तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, परिवार नियोजन सेवाओं में सुधार हुआ, जिससे अवांछित जो भी गर्भधारण था वो सभी क्या हो गए, कम हो गए, और साथ ही साथ गर्भ निरोधक उपलब्धता भी क्या होगी, बढ़ी है। इस नीति ने एड्स नियंत्रण को क्या किया है, मजबूत किया है, जहाँ पे नाकों का एकीकरण सफल हो पाया। नाकों का फुल फॉर्म क्या तो वो उसका पढ़ लीजिएगा। और इस नीति के माध्यम से हम लोग का जो एड्स का जो नियंत्रण था वो भी हम लोग मजबूत कर पाए। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है विकेंद्रीकरण से यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन से राज्य स्तर पर योजनाएं बनी, जैसे कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या स्थिरीकरण प्रयास। तो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, तो इससे क्या हो गया आपका राज्य स्तर पे भी योजनाएं बनने लगी, यानी कि आपका स्थानीय स्वशासन लागू हुआ ना, तो राज्यों को भी इसमें अधिकार मिला है ये बनाने का, कानून बनाने का। दिन वो अपने अपने स्तर पे अपने अपने राज्यों में जनसंख्या से संबंधित कानून भी बनाने लगे। आप इसको 1-2 और सर्च कर लीजिएगा, 1-2 और एग्जाम्पल ऐड कीजिएगा इन सभी में, तो आपका वैल्यू एडिशन है, ठीक है ना। कुल जो आपका प्रजनन दर जो है, कुल प्रजनन दर यानी कि TFR, इसमें कमी हुआ, जिससे जनसंख्या वृद्धि जो दर था वो 2.15% से घटकर 0.97% हो गया, मतलब जनसंख्या वृद्धि दर में कमी हुआ। और ये जो उपलब्धियां हैं वो ये उपलब्धियां नीति की लोगों केंद्रित दृष्टि का प्रमाण है, यानी कि लोगों पर डायरेक्ट ये केंद्रित ये पॉलिसी बनाया गया है, तो सभी इसमें दर्शाया जा रहा है, ठीक है। तो ये सभी आपका पॉइंट जो है वो 3, 2, 5, 6 को जो पॉइंट था वो आपका सारा यहाँ पे क्लियर हो गया है।
कि इसकी क्या जो है वो आपका समीक्षा करना था। समीक्षा जो है एकदम पॉजिटिव वे में आप समीक्षा कर दिए हैं। अब इसकी कुछ कुछ बतलाना है कि जो आपका नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में आया था एनएनपी 2000 में, इसकी चैलेंजेस यानी कि चुनौतियाँ और इसकी सीमाएं यानी कि लिमिटेशन भी बतलाना है। क्या क्या है वो देख लीजिए। जैसे कि आपका जागरूकता में कमी, चुनौतियाँ ये था। इसके अलावा क्षेत्रीय असमानता, इसके अलावा अपर्याप्त बजट, मातृ मृत्यु दर में वृद्धि, बुनियादी ढांचे की कमी, इसके अलावा लिंग असमानता, ये सभी था। तो बोला जा रहा है कि एनएनपी 2000 ने कई चुनौतियों का सामना किया है जो कि इसके महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्रभावित करती है। चुनौती भी हम लोगों को सामना करना पड़ा इसके माध्यम से। जैसे कि सबसे बड़ी समस्या जो थी वो है आपका धन की समस्या। नीति के लिए पर्याप्त बजट ही नहीं मिला, जिससे कार्यान्वयन जो है वो इम्प्लीमेंटेशन क्या हो गया, कमज़ोर हो गया। बजट ही नहीं मिला इस कारण से। 2010 में जो आपका कुल प्रजनन दर यानी कि TFR 2.1 का लक्ष्य रखा गया था वो पूरा नहीं हुआ क्योंकि क्षेत्रीय असमानताएं बनी रही। उत्तर प्रदेश में जो आपका TFR है, कुल प्रजनन जो दर है वो आपका 2.4 था, जबकि केरल में 1.8 था। सोचिए, उत्तर प्रदेश में 2.4 है आपका कुल प्रजनन दर और केरल में 1.8 है, यानी कि क्षेत्रीय असमानता यहाँ बना कि नहीं बना। तो यही जो बोला जा रहा है, क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई। तो सबसे बड़ी समस्या क्या थी, धन की समस्या थी, जिससे आपका पर्याप्त बजट नहीं मिला, देन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। दूसरा समस्या ये था कि 2010 तक हम लोग जो है वो कुल प्रजनन दर 2.0 तक जो है वो करने का लक्ष्य रखे थे 2010 में, बट ये नहीं हो पाया। और ये आपका जो है रीजनल आपका जो बोलते हैं ना डिसइक्वालिटी, क्षेत्रीय असमानता, ये इससे बहुत ज़्यादा उभर के आया। एक तरफ उत्तर प्रदेश में 2.4 था TFR और एक तरफ केरल में आपका 1.8 था। तो ये क्षेत्रीय असमानता है कि नहीं है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की कमी, जैसे कि ANM और आपका आशा कार्यकर्ताओं की अपर्याप्त संख्या सेवाओं को बाधित करती रही। तो बोला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की कमी रही। जैसे कि ANM इसका फुल फॉर्म पता कर लीजिएगा, आशा एक कार्यकर्ता, जैसे कि आप आंगनबाड़ी में देखते होंगे, इन सभी का जो है वो संख्या बहुत ज़्यादा कम था। देन ऐसे में आपका जो है वो स्वास्थ्य सेवा में थोड़ा बहुत तो बाधा उत्पन्न होगा ही ना। इसके अलावा लिंग असमानता एक प्रमुख बाधा रहा। लड़कियों की शादी की जो आयु है वो विलंब लक्ष्य के बावजूद बाल विवाह और ये सभी जो है वो जारी रहा था। तो हम लोग लड़कियों की शादी की उम्र जो है वो 18 से 21 करना भी था, मतलब लेट से शादी करना था, बट ये भी हुआ नहीं, बाल विवाह तब भी जारी ही रहा। फिर बाद में संशोधन हुआ संविधान में, फिर इसको किया गया। अभी भी वर्तमान में भी बाल विवाह कहीं कहीं हो ही रहा है 2026 में भी। जागरूकता की कमी और सांस्कृतिक बाधाओं से छोटे परिवार मानदंड अपनाना कठिन रहा। तो जागरूकता की कमी रही, लोग जागरूक ही नहीं रहे। इसके अलावा सांस्कृतिक बाधाओं का हमारे ऊपर जो है वो थोपा गया उसका नियम कानून। तो ऐसे में जो छोटे परिवार मानदंड जो है, स्टैंडर्ड जो है वो उसको अपना पाना कठिन रहा। इसके अलावा कोविड-19 महामारी ने 2020 से 2023 में जो प्रगति है इसको प्रभावित किया, जहाँ पे आपका MMR यानी कि मातृ मृत्यु जो दर था वो थोड़ा सा बढ़ गया था 2020 में, और 2020 से 23 में कोविड-19 के कारण। NNP नीति में जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए कठोर प्रोत्साहन का अभाव था, जो राज्यों को प्रेरित नहीं कर रहे थे। तो NNP पॉलिसी के तहत हम लोग जनसंख्या स्थिरीकरण का ये लाए थे कॉन्सेप्ट, बट उसको सही से कठोर यानी कि रिजिड रूप से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। देन किसी राज्यों के ऊपर उसका दबाव बना, किसी के ऊपर नहीं बना, कोई इसका यूज किया, कोई नहीं किया, मतलब कि सब इस कॉन्सेप्ट से एकदम पूरा बोलते हैं ना कि इस कॉन्सेप्ट को ना ही कोई इससे इंस्पायर थे, ना ही इसको प्रमोट कर रहे थे। तो जनसंख्या नीति मतलब ये जो NNP नीति था, इसमें जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए कोई भी कठोर प्रोत्साहन का अभाव था। देन राज्यों को प्रेरित ये नहीं कर सका। मानवाधिकार का सम्मान तो किया गया, लेकिन पिछले जबरन नसबंदी के आघात से जनता का भी विश्वास कम हुआ। बताया गया था 1975 में ज़बरदस्ती नसबंदी करवाया गया था। पर्यावरण कारकों जैसे कि जलवायु परिवर्तन, इसके ऊपर जो है वो नीति एकदम चुप रही। यहाँ पे जो बोलते हैं ना पर्यावरण कारक, ये जैसे कि जलवायु परिवर्तन है, इन सभी के ऊपर तो ध्यान ही नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये सभी इसका चैलेंजेस था। इसके अलावा कुल मिलाकर कार्यान्वयन की कमजोरी और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी इसकी जो है वो प्रमुख सीमाएं रही। बिल्कुल सही बात है। कुल मिला जुलाकर इम्प्लीमेंटेशन भी कमज़ोर रहा
राजनीतिक इच्छा शक्ति भी कमज़ोर रहा, कोई भी इतना ज़्यादा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी प्रयास नहीं किया, उनका इच्छा भी नहीं था। लेकिन ऐसे में इसकी जो है सीमाएं जो है वो रही, यही सब प्रमुख सीमाएं रही, अदरवाइज ये सब भी और भी बढ़िया होता है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट पॉइंट कि वर्तमान संदर्भ में एनएनपी यानी कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 के बारे में कुछ कुछ बातें दी गई है कि 2025 अब 2026 हो गया है, तो बोला जा रहा है कि 2026 में भी जो आपका एनएनपी है 2000, इसकी प्रासंगिकता जो है वो बनी हुई है, लेकिन नई चुनौतियां भी उभरी है। भारत की जनसंख्या 1.40 यानी कि लगभग 1 करोड़ मतलब 140 करोड़ या फिर 1.4 अरब से अधिक हो चुकी है, 140 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया है। और 2025 तक वृद्धावस्था आबादी लगभग 12% होगी। तो 2025 तक जो है वो वृद्धावस्था की जो आबादी होगी टोटल 100% का 12% होगा। नीति ने जनसांख्यिकी लाभांश को संभव बनाया है, लेकिन बेरोजगारी और शहरीकरण की नई समस्याएं जो है वो सामने आई है। जनसांख्यिकी लाभांश को तो संभव बनाया है, जो चाह रहे थे वो हुआ है, बट इससे बेरोजगारी और शहरीकरण जैसी नई नई समस्याएं जो है वो सामने आ गई है। हाल के प्रयासों में राष्ट्रीय आयोग का गठन और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं सभी शामिल हैं। इसके अलावा हालांकि एक नई नीति की मांग बढ़ रही है, जो कि एआई और साथ ही साथ जलवायु पर भी फोकस करे। इसके अलावा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ने आधार प्रदान किया, लेकिन पूर्ण स्थिरीकरण के लिए अपडेट आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है, इसमें संशोधन आवश्यक है। ये हम लोग के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 एक तरह से हम लोग के लिए आधार का काम कर रहा है, एक तरह से बेस का काम कर रहा है, बट इसमें और भी चेंजिंग की अभी जो है वो आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई है। अब इसमें लास्ट में आप थोड़ा सा जो है वो कंक्लूजन इसमें ऐड कर दीजिए। कंक्लूजन में क्या 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 लिखिएगा वो देखिए। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ने जनसंख्या नियंत्रण को स्वास्थ्य और विकास से जोड़कर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, जिससे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों ने TFR, IMR और MMR इन सभी में कमी लाई। उपलब्धियां जैसे कि टीकाकरण और संस्थागत प्रसव प्रगति दर्शाते हैं, लेकिन धन की कमी, क्षेत्रीय असमानता और कार्यान्वयन बाधाओं ने पूर्ण सफलता को रोकी। 2025-2026 में नीति की समीक्षा से सीखते हुए एक नई समग्र नीति की आवश्यकता है, जो वृद्धावस्था, लिंग समानता और सतत विकास को प्राथमिकता दे। और यदि मजबूत इच्छा शक्ति से कार्यान्वयन हो तो भारत जनसंख्या चुनौतियों को अवसर में बदल सकता है। ठीक है, ये एकदम बैलेंस वे में आपका लगभग ये कंक्लूजन हुआ। देखिए, कोई भी कंक्लूजन पूरा एकदम 100% बैलेंस नहीं होता है, आपको लगभग में ही आपको इफेक्टिवनेस को जो है वो बरकरार रखना है, बस कि आपको जो है वो पढ़कर लगे कि हाँ इसमें थोड़ा सा कुछ कुछ आकर्षित तो बातें हैं। पूरा तो एज इट इज़ बोलते हैं ना कि पूरा एकदम परफेक्ट निष्कर्ष भी नहीं हो सकता है, ना ही परफेक्ट जो है वो आंसर हो सकता है किसी का भी, मतलब इंट्रोडक्शन भी परफेक्ट नहीं हो सकता है, कंक्लूजन भी परफेक्ट नहीं हो सकता है। तो इन परफेक्ट में ही आपको इफेक्टिवनेस को बरकरार रखना है। ठीक है ना। तो अगर इस तरह से अगर हम लोग टोटल देखें तो ये टॉपिक जो था, टॉपिक नहीं मतलब ये जो क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन में यही बात पूछा गया था कि अच्छा रुकिए, क्वेश्चन बोला गया था कि जो वर्ष 2000 ईस्वी में घोषित किया गया था या घोषणा किया गया था राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, इसका समीक्षा करना है और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का जो भी महत्वाकांक्षी लक्ष्य था उसका विवेचना करना है। तो समीक्षा भी करना है, उसका विवेचना भी करना है। तो सबसे पहले आप जनसंख्या नीति क्या होती है, कब आया, वो सभी बता दिए। इस नीति का उद्देश्य क्या था वो बताए आप शॉर्ट में, उसको एलिब्रेट किए। उसके बाद राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का महत्वाकांक्षी लक्ष्य था उसको बतलाए, जैसे कि आपका तत्कालिक लक्ष्य था, मध्यम अवधि का लक्ष्य था, दीर्घ अवधि का लक्ष्य था, अब उसको बतला दी डिटेल से। अब राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की आपको समीक्षा करना है, जिसमें आपको समीक्षा भी बतलाना है, चुनौती और सीमाएँ सबको बतलाना है। सबसे पहले समीक्षा की, इसका पॉजिटिव वे में सारा आंसर बतलाए आप। उसके अलावा फिर इसका समीक्षा किए, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम रह गया, फिर आपका चुनौती और सीमाएँ दोनों बतला दिए आप इसमें। उसके बाद लास्ट में जो है वो आप एक कंक्लूजन दे दिए। फिर ये जो टॉपिक था, मतलब ये जो क्वेश्चन था वो आपका तैयार हो गया है। ठीक है, तो इस टॉपिक में 2 क्वेश्चन आपका यहाँ पे तैयार हो गया है। एक क्वेश्चन और बनता है इससे, और वो क्वेश्चन बनता क्या है, एक कॉन्सेप्ट इसमें है कि भारत में कार्यबल संरचना का परिचय क्या है। तो भारत में कार्यबल संरचना का परिचय, तो एक टॉपिक इसी में टॉपिक में ही है ना। टॉपिक क्या है, पूरा टॉपिक का नाम देखिएगा तो लिखा हुआ पहला पॉइंट डेमोग्राफिक फीचर्स यानी कि जनसांख्यिकी लाभांश। इसमें लिखा हुआ वर्क फोर्स कंपोजिशन यानी कि कार्य बल संरचना, ये हम लोगों को पढ़ना था।
फिर इसी में है डेमोग्राफिक डिविडेंड विथ स्पेशल रेफरेंस ऑफ सेंसस 2011। इसके बाद पढ़ना है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी से क्वेश्चन बन चुका है, डेमोग्राफिक डिविडेंड स्पेशल रेफरेंस टू हम लोग सेंसस 2011 के संबंध में, वो भी हो चुका है। अब एक और टॉपिक इसमें बच जाता है वर्क फोर्स कंपोजिशन, यानी कि भारत में कार्य बल का संरचना या परिचय क्या है, तो वो यहाँ पे देखना है। तो ये लास्ट टॉपिक था आपका, मतलब है वो, ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा भारत में कार्य बल की संरचना। तो उसके बाद जो है वो आपका टॉपिक नंबर 3 इकोनॉमिक्स का वो पूरा क्लियर हो जाएगा। छोटा सा है, ज़्यादा नहीं है, बट आप इसको थोड़ा सा देख लो ना तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक की बात है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, भारत में कार्यबल संरचना का परिचय। 1 मिनट रुकिएगा जरा सा। तो ये ज़्यादा नहीं है, छोटा सा ही है, 2 पेज का ही है, तो ये तुरंत आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो भारत में कार्यबल संरचना का परिचय। तो बोला जा रहा है कि भारत में कार्यबल संरचना यानी कि वर्क फोर्स स्ट्रक्चर कुल श्रमिक आबादी, भागीदारी दर, क्षेत्रीय वितरण और बेरोजगारी पैटर्न को दर्शाती है। तो भारत में वर्क फोर्स स्ट्रक्चर यानी कि कार्यबल संरचना, इसमें किसको इसको शामिल करेंगे, तो पहला पॉइंट है कुल श्रमिक आबादी को शामिल करेंगे, दूसरा है भागीदारी दर को शामिल करते हैं, इसी में क्षेत्रीय वितरण को शामिल करते हैं, इसके अलावा बेरोजगारी पैटर्न को शामिल करते हैं। यानी कि ये चारों चीज़ को जब हम लोग मिला देते हैं तो आपका कार्यबल संरचना कंप्लीट होता है। 2025, अब यहाँ पे मान लीजिए 2026 है, तो 2026 में लगभग 60 करोड़ श्रमिकों पर आधारित है। क्या है, 60 करोड़ श्रमिकों पर आधारित है। वर्तमान में श्रम भागीदारी दर, जिसको हम लोग बोलते हैं LFPR, यानी कि श्रम बल भागीदारी, यानी कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, यानी कि जो भी लोग 15 साल से अधिक हैं और 59 साल तक के हैं, तो बोला जा रहा है कि वर्तमान में श्रम बल भागीदारी LFPR लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो 15 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए अगस्त 2025 में 55% हो गई, जो कि 2017 में लगभग 2017 का 18%, मतलब 2017-18 के 49.8% से उल्लेखनीय वृद्धि है। देखिए अभी बताया जा रहा है ना कि हम लोग का जो कार्यबल संरचना है इसमें 60 करोड़ जो है वो आपका वर्कफोर्स इसमें शामिल है अभी 2025 में, जिसको 2030 तक 100 करोड़ करना है, लक्ष्य है। फिर बताया जा रहा है कि 2026 में ही बताया जा रहा है, डाटा आया है कि आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, इसके अनुसार जो भी 15 से 59 साल के जो लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं, उसमें डाटा दिया गया कि अभी 55% है। और इससे पहले 2017-18 में डाटा आया था जिसमें जो है ये जो कार्यशील जो जनसंख्या है वो आपका 49.8% था, यानी कि 50% था, वो बढ़ के 55% हो गया है। तो ये वृद्धि हुआ है। कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात जिसको हम लोग बोलते हैं WPR, ये 52.2% है। कितना, 52.2%। जबकि बेरोजगारी दर ये आपका 5.1% तक पहुंच गई है, जो जून 2025 के 5.6% से कम है। तो जून 2025 में 5.6% था। फिर अभी वर्तमान में देखिएगा कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात जिसको बोलते हैं WPR, ये अभी 2026 में 5.1% हो गया, यानी ये कम हुआ है। और यह संरचना जनसांख्यिकीय लाभांश से प्रेरित है, जहां युवा आबादी प्रमुख भूमिका निभा रही है। ठीक है, तो इसमें सिंपल 2-4 लाइन याद रखिएगा कि वर्क फोर्स स्ट्रक्चर में हम लोग 4 चीज़ों को शामिल करते हैं, कुल श्रमिक आबादी को, भागीदारी दर को, क्षेत्रीय वितरण को और बेरोजगारी पैटर्न को, इन चारों को शामिल करते हैं। वर्तमान में जो आपका कार्यशील जनसंख्या है वो आपका 100 करोड़ है 2025 में। फिर बताया जा रहा है कि जो आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो है वो 2025 में 55% हो गया है, और 2017-18 में ये 49.8% था। फिर बताया गया है कि जो आपका कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात है WPR, वो आपका 52.2% है। ठीक है, फिर बोला गया है कि जो बेरोजगारी जो दर है वो भी 2026 में 5.1% है, और 2025 के जून में 5.6% था। ठीक है, आगे देखिए
कार्य बल की अवधारणा को समझने के लिए श्रम शक्ति की अवधारणा को समझना आवश्यक है। सिंपल सी बात है, अगर आपको वर्क फोर्स समझना है तो सबसे पहले आपको श्रम जो है मतलब श्रम शक्ति को जानना होगा, यानी कि लेबर फोर्स को जानना होगा। सबसे पहले देखिए श्रम शक्ति क्या होता है। श्रम शक्ति तो श्रम शक्ति में वैसे सभी व्यक्तियों को शामिल किया जाता है या शामिल होते हैं जो या तो रोजगार युक्त हो या फिर रोजगार के लिए इच्छुक हो। श्रम शक्ति में किसको शामिल करेंगे? जो कि काम कर रहे हैं, जो कि जिनको रोजगार मिला हुआ है या फिर जो काम करने की तलाश में है, काम के लिए काम करने के लिए इच्छुक है। एबिलिटी टू डू वर्क, ये सभी आपका जो है वो श्रम शक्ति में शामिल किया जाता है। तो श्रम शक्ति में किसको शामिल करेंगे? तो श्रम शक्ति में वैसे व्यक्तियों को शामिल करेंगे जो या तो काम कर रहे हैं या फिर काम करने के लिए इच्छुक है। इसी में पहला पॉइंट, किसी जनसंख्या के सभी व्यक्ति आर्थिक क्रियाकलापों में उत्पादक संलग्न नहीं हो सकते। यानी किसी भी जनसंख्या के सभी व्यक्ति जो है वो आर्थिक क्रियाकलापों में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में, उत्पादन, वितरण और कंजम्पशन मतलब उपभोग, तीनों में शामिल नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा वैसे व्यक्ति जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं वे सभी श्रम शक्ति का गठन करते हैं। यानी कि जो भी लोग वस्तु के सेवाओं और मतलब वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सभी आपका श्रम शक्ति का हिस्सा है। यानी जो रोजगार में है, काम कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ तो वस्तु का या सेवा का तो रोजगार उत्पन्न हो ही रहा है ना, उत्पादन। तो ऐसे में वो सभी श्रम शक्ति का ही भाग है। श्रम शक्ति में अत्यधिक युवा और अत्यधिक वृद्ध और शारीरिक और मानसिक रूप से असक्षम व्यक्तियों को शामिल नहीं किया जाता है। तो श्रम शक्ति में हम लोग मतलब 15 से 59 साल के व्यक्ति को ही शामिल करेंगे, बूढ़ा को, बच्चा को इसमें शामिल नहीं करेंगे। इसमें गृह कार्य में संलग्न महिलाएं और काम को अनिच्छुक व्यक्ति को शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब कि जो भी काम करने के लिए इच्छुक नहीं व्यक्ति है उनको शामिल नहीं किया जाएगा। घर में काम करने वाले लड़कियों को, घर में काम करने वाले महिलाओं को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। किसमें? तो श्रम शक्ति में। इसके अलावा एक पॉइंट होता है कार्यबल, यानी कि वर्क फोर्स मतलब क्या है? तो बोला जा रहा है कि आर्थिक उत्पादक क्रियाकलापों में वास्तविक रूप से संलग्न व्यक्तियों को ही कार्यबल की संज्ञा दी जाती है। यानी कि जो भी आर्थिक उत्पादक क्रियाकलाप में जो भी शामिल है, वास्तविक रूप से संलग्न जो भी व्यक्ति है उन्हीं को ही कार्यबल में शामिल किया जाता है। कार्यबल में रोजगाररत श्रम शक्ति शामिल होता है। यानी कि देखो वर्क फोर्स में ही लेबर फोर्स शामिल होता है। ये है आपका वर्क फोर्स, इसी में ही लेबर फोर्स, यानी कि कार्य बल के अंदर ही श्रम शक्ति शामिल होता है। श्रम शक्ति और कार्य बल के बीच का अंतर ही बेरोजगार श्रम शक्ति है। यानी कि आप कार्य बल में आप श्रम शक्ति को घटा देते हो तो जो डाटा निकल के आ रहा है वही आपका बेरोजगार श्रम शक्ति होगा। श्रम शक्ति को निम्नलिखित 2 प्रकार के व्यक्ति शामिल होते हैं। श्रम शक्ति में कौन कौन व्यक्ति शामिल होते हैं वो देखिए। श्रम शक्ति में पहला है आपका कार्यबल शामिल होता है और दूसरा है आपका बेरोजगार, इन दोनों को शामिल किया जाता है। तो श्रम बल में 2 प्रकार के व्यक्ति शामिल होते हैं। पहला है आपका कार्यबल, यानी कि वैसे व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाकलाप में संलग्न है, यानी कि आर्थिक क्रियाकलाप उत्पादन, वितरण और उपभोग में संलग्न है, मतलब शामिल है, और राष्ट्रीय उत्पाद और आय में क्या दे रहे हैं? अपना योगदान देते हैं। उन सभी को कार्यबल यानी कि वर्क फोर्स के अंदर शामिल करते हैं। कार्यबल के अंतर्गत कर्मी यानी कि एम्प्लॉय भी आते हैं। कर्मी का आशय यानी कि एम्प्लॉय का जो आशय वैसे व्यक्ति से है, यानी कर्मी का मतलब वो है जो आर्थिक क्रियाकलाप में भागीदारी प्रदान करता है। अर्थव्यवस्था के द्वारा उनकी सेवाओं का उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में होता है और इस प्रकार वह जीविका का उपार्जन करता है। सिंपल सी बात है। तो एम्प्लॉय का मतलब है कि वैसे व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाकलाप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि भागीदारी प्रदान कर रहे हैं, और अर्थव्यवस्था के द्वारा उसकी जो सेवाओं का जो उपयोग है वो वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में होता है। यानी कि उनके द्वारा ही वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा है और इस प्रकार वह जो है वो जीविका का उपार्जन करता है और ऐसे व्यक्तियों को रोजगाररत संज्ञा दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कार्यबल का आशय। देखो पहला बताया गया है कि कर्मचारी यानी कि एम्प्लॉय का मतलब क्या है, फिर बताया गया कार्यबल का आशय वैसे व्यक्तियों की संख्या से है जो वास्तव में कार्य कर रहे हैं। तो जो वास्तव में कार्य कर रहे हैं उन्हीं को ही कार्यबल कहा जा रहा है। इसमें वैसे व्यक्तियों को शामिल नहीं किया जाता है जो कार्य करने का या तो इच्छुक है या फिर कार्य नहीं कर रहे हैं।
तो देखो, कार्य करने के लिए तो वो रेडी है, बट वो काम नहीं कर रहे हैं, उन व्यक्तियों को हम लोग कार्यबल में शामिल नहीं करेंगे। जो काम करना चाहते हैं, जो काम जिनको मिला हुआ, जो काम कर रहे हैं एक्चुअल में, उन्हीं को शामिल करेंगे। और जो काम करना चाहते हैं बट उनको काम नहीं मिल रहा है, वो तो बेरोजगार में शामिल हो जाएंगे, उनको कार्यबल में शामिल नहीं करते हैं। समझ में आया? आगे देखिए, इसमें कर्मचारी के अलावा, मतलब कार्यबल के अलावा बेरोजगार को भी शामिल किया जाता है। तो वैसे व्यक्ति जो कार्य करने में सक्षम है और साथ ही साथ इच्छुक भी है, काम करना भी चाहते हैं और वो सक्षम भी है, पर उनके पास कोई काम नहीं है, अर्थात अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय उत्पाद सृजन में उनकी योग्यताओं एवं क्षमताओं का प्रभावी उपयोग करने में असफल है। यानी कि जो अर्थव्यवस्था है, साथ ही साथ अर्थात अर्थव्यवस्था, इसके अलावा राष्ट्रीय उत्पाद सृजन में, नेशनल जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें, जनरेशन में उनकी जो योग्यता है, यानी कि उनकी जो एलिजिबिलिटी है, उनका जो क्षमता यानी कैपेबिलिटी है, इसका यूज नहीं हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को ही बेरोजगार की जो है वो संज्ञा दी जाती है। समझो, जो काम करना चाहते हैं, जो काम करने में सक्षम भी है, बट उनको काम नहीं मिल रहा है, तो उनको हम लोग बेरोजगार कहेंगे। और उन सभी बेरोजगारों का यूज जीडीपी में, हमारे नेशनल इनकम में नहीं हो रहा है, देन उसको हम लोग इसमें शामिल भी नहीं करते हैं। समझ में आया? श्रम बाजार संकेतक क्या है? श्रम बाजार संकेतक, तो बोला जा रहा है कि भारत की कार्य बल संरचना यानी कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो ग्रामीण क्षेत्रों में 56.9% है और शहरी क्षेत्रों में 50.7% है, जो कि कुल लगभग एवरेज में 55% बन रहा है। कार्यबल का ये मतलब बोलते हैं कि भारत की जो कार्यबल संरचना है वो लगभग 55% है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 56.9 और शहरी क्षेत्रों में 50.7। इसके अलावा 2023-2024 में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो ये जो है वो आपका लगभग 60.1% पहुँच गया था, जो कि 2017-18 के 49.88% से बेहतर है। तो 2017-18 के डाटा के अनुसार 49.8% था और 2023-24 के डाटा के अनुसार ये 60.1% पहुँच गया। कितना बढ़िया है। कार्यबल संरचना यानी कि वर्क फोर्स रेशियो ये 58.2 हो गया है, जो कि रोजगार में वृद्धि को इंगित कर रहा है। ठीक ना? WPR मतलब क्या है, देखो तो एक बार भाई। WPR जिसको बोलते हैं कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात, कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात WPR जो है वो कितना हो गया है आपका? तो WPR जो है वो आपका 58.2 हो गया है, यानी कि ये रोजगार को, मतलब रोजगार में वृद्धि हो रहा है, इसको ये दर्शा रहा है। बेरोजगारी दर जो है वो आपका 3.2% तक गिर गई है, जो 17-18 में लगभग 6% से कम थी, और पिछले 6 वर्षों में 16.83 करोड़ नौकरियां जुड़ी हैं। तो 6 साल में देखिएगा तो लगभग 17 करोड़ नौकरी और भी ऐड हुआ है। अब बेरोजगारी दर अभी 3.2% हो गया है, जो कि 17-18 में लगभग 6% था। पुरुषों में बेरोजगारी दर 5% है, जबकि महिलाओं में बेरोजगारी दर 5.2% है, जो कि लिंग असमानता को क्या करती है? उजागर करती है। युवा बेरोजगारी की बात कीजिएगा, यानी कि 15 से 29 साल, और कार्यशील जनसंख्या 15 से 59 साल, और युवा बेरोजगारी दर 15 से 29 साल, जो कि 14.6% है, जो कि कौशल विकास की आवश्यकता को दर्शाती है। तो युवा बेरोजगारी जो कि 15 से 29 साल के हैं, उनका युवा बेरोजगारी दर 14.6% है, जो कि मतलब कौशल विकास की आवश्यकता को दर्शा रहा है। और ये संकेतक जो है वो आपका PLFS यानी कि आपका PLFS सर्वेक्षण पर आधारित है, जो कि मासिक डाटा प्रदान करता है, यानी कि मंथली ये डाटा प्रदान करता है। PLFS क्या होता है वो एक बार आप सर्च कीजिएगा। PLFS तो हम लोग नहीं पढ़े हैं कहीं पे, LFPR पढ़े हैं, यानी कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो पढ़े हैं। PLFS क्या है वो एक बार आप गूगल कर लीजिएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्षेत्रीय वितरण। क्षेत्रीय वितरण में बोला जा रहा है कि कार्य बल का प्रमुख हिस्सा कृषि पर निर्भर है, जो कि 2023 में 43.51% श्रमिकों को रोजगार देता है। तो कार्य बल का ज़्यादा हिस्सा किस में डिपेंड है? केवल कृषि कार्य में। और 2023 में कृषि कार्य में रोजगार कितने हैं? 43.51%। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में 45% कार्यबल कार्यरत है। कृषि क्षेत्र में कितना प्रतिशत काम कर रहा है कार्यबल का? 45%, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की क्या है? रीढ़ है, बैकबोन है। निर्माण क्षेत्र में यानी कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 13% है, और व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट यानी कि सेवा क्षेत्र में
आपका 12.1% का योगदान दे रहा है। इसके अलावा देखिए यहाँ निर्माण है, कंस्ट्रक्शन, और यहाँ है विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में 11.4% है, जो कि परिवहन, भंडारण और संचार इन सभी में 5.4% केंद्रित कर रहा है। तो कृषि क्षेत्र में 45% कार्यबल है। इसके अलावा निर्माण क्षेत्र में 13% है, जिसमें व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट सभी शामिल है। विनिर्माण क्षेत्र में 11.4% है, जिसमें परिवहन, भंडारण और संचार इनके ऊपर 5.4% केंद्रित है। ये ध्यान में रखिएगा। सेवा क्षेत्र जिसमें आपका आईटी सेक्टर, इसके बाद हेल्थ यानी स्वास्थ्य और फाइनेंस यानी कि वित्त, इन सभी में देखिएगा सेवा क्षेत्र में वृद्धि हो रहा है। जहां 2025 में हायरिंग में 33% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। हायरिंग यानी कि नौकरी लगा है। GIG इकोनॉमी 2024 तक GIG जो इकोनॉमी है वो 2024 तक $455 बिलियन हो चुकी है, जो 23.5 मिलियन श्रमिकों को इसमें जोड़ेगी। ठीक है, ये भी बहुत भयानक डाटा है भाई। तो GIG इकोनॉमी जो है वो 2024 तक $455 बिलियन की हो चुकी है। GIG इकोनॉमी जो कि लगभग 23.5 मिलियन श्रमिकों को इसमें क्या करेगी, वो जोड़ेगी रोजगार के माध्यम से। विनिर्माण क्षेत्र में देखिएगा कि 39%, शिक्षा में 22% और हेल्थ में यानी कि ये स्वास्थ्य में 10%, जैसे जो क्षेत्र है वो औपचारिक रोजगार प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा शहरीकरण में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ चुकी है, लेकिन कृषि अभी भी 15% GDP योगदान दे रही है। तो शहरीकरण हुआ है तो ऐसे में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ गया है, लगभग 51%, लेकिन कृषि क्षेत्र अभी भी 15% GDP योगदान दे रहा है। लिंग और आयु संरचना की अगर हम लोग बात करें, लिंग और आयु संरचना, तो बोला जा रहा है कि महिलाओं का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो है वो 33.7% है, जो कि पुरुषों के 77% से बहुत ज़्यादा कम है। पिछले कई सारे वर्षों में 1.15 करोड़ महिलाएं अब जो है वो औपचारिक कार्यबल में शामिल हुई है। पिछले वर्षों में देखिएगा तो 1.15 करोड़ जो महिलाएं हैं वो औपचारिक कार्यबल में शामिल हुई है। जेन जी नहीं बोलेंगे, इसको जेन जेड बोल रहे हैं या फिर जेन जी भी बोल सकते हैं। ये नहीं कि जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच में हुआ है, वो जो है जेन जी 2025 तक कार्यबल का लगभग 27% का हिस्सा उसमें बनेंगे, जो कि AI और डिजिटल ट्रांसफॉर्मर पर ये केंद्रित होंगे। तो जेन जी जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच में हुआ है, वो 2025 तक कार्यबल का लगभग 27% हिस्सा बनेंगे। अब यहाँ पे 2026 लिख दीजिएगा, जो कि AI और डिजिटल ट्रांसफॉर्मर पर क्या है, ये आधारित होंगे। इसके अलावा 90% जो है व्यवसाय नेता 2025 को AI नेतृत्व परिवर्तन का वर्ष मानते हैं। तो जो भी व्यवसायिक नेता है वो सभी 2025 को AI नेतृत्व का परिवर्तन जो है वो वर्ष मानेंगे। 90% ये लोग का कहना है, यानी कि AI ही लीड करेगा। युवा श्रमिकों में कौशल अंतर है, जहां 25% संगठन AI का उपयोग HR के लिए किया जा रहा है, यानी कि हायरिंग के लिए किया जा रहा है। तो युवा श्रमिकों में कौशल का अंतर है, युवा श्रमिकों में कौशल अंतर है, जहां 25% जो संगठन है वो ऑर्गेनाइजेशन जो अभी है वो आपका AI का उपयोग कर रहे हैं हायरिंग के लिए। ग्रामीण शहरी विभाजन स्पष्ट है, जहां शहरी बेरोजगारी 6.7% है, तो ग्रामीण बेरोजगारी कम है। कुल श्रम बल यानी कि टोटल लेबर फोर्स की बात कीजिएगा तो 2024 में 60.77 करोड़ था, और जो कि 2030 में जो कुल श्रम बल जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। 60.77 करोड़ था 2024 में। चुनौती और रुझान की अगर बात करें, चुनौती और रुझान, तो बोला जा रहा है कि कार्य बल संरचना में चुनौतियां जैसे कि ऑटोमेशन से 38% नौकरी कटौती होगी, और साथ ही साथ कौशल मिसमैच भी होगा। तो चुनौती भी है, रुझान भी है। तो कार्यबल संरचना में चुनौती है, चैलेंज क्या है कि ऑटोमेशन जब भी होगा तो ऑटोमेशन से 38% तक नौकरी में क्या होगा, कटौती होगी, जिससे कौशल मिसमैच होगा। और 36% नियोक्ता जो है वो डिजिटल उन्नति के लिए हायरिंग कर रहे हैं। तो 36% नियोक्ता जो है वो डिजिटल उन्नति के लिए क्या कर रहे हैं, हायरिंग कर रहे हैं।
ऊर्जा, वित्त और स्वास्थ्य क्षेत्रों में 18 से लेकर 30% तक हायरिंग वृद्धि हो रही है। ऊर्जा में, वित्त में और स्वास्थ्य क्षेत्रों में। लेबर कोड्स का एकीकरण 2025 तक पूरा होगा। तो लेबर कोड्स का जो एकीकरण है वो 2025 तक पूरा होगा, जो कि और बोला जा रहा है कि जो अनौपचारिक क्षेत्र यानी जिसमें अनौपचारिक क्षेत्र में 92% श्रमिक काम कर रहे हैं, इसको औपचारिक बनाएगा यानी कि ऑफिशियल बनाएगा। तो लेबर कोड्स एकीकरण किया जा रहा है जो कि 2025 तक पूरा होगा और ये अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक क्षेत्र में बदलेगा। उपभोग यानी कि लगभग 60% GDP का आधार है जो रोजगार से जुड़ा हुआ है। यानी कि उपभोग अगर होगा ही नहीं तो उत्पादन होगा क्या? नहीं। और उत्पादन होगा नहीं तो रोजगार मिलेगा क्या? नहीं। तो बोला जा रहा है कि उपभोग जो है वो 60% GDP का आधार है, 60% GDP का आधार है जो कि रोजगार से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से देखिएगा तो ये टॉपिक भी जो है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, स्टार्टिंग का जो आपका 2 क्वेश्चन था आप उसको तो बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, उसमें दिक्कत नहीं होगा। बट ये जो कार्यबल संरचना वाला जो टॉपिक है इसमें इतना ज़्यादा डाटा ही है ना कि इसको याद रख पाना और लंबे समय तक ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना। तो इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा ट्रिक व्रिक सोचिएगा, गूगल कीजिएगा, इंटरनेट का जो है माध्यम मतलब जो है वो यूज कीजिएगा आप इंटरनेट वगैरह का। और इसमें वर्क फोर्स, लेबर फोर्स, कार्य बल संरचना ये सभी क्या है क्या नहीं है, इन सभी के बारे में आप थोड़ा सा और भी डिटेल से पढ़िएगा। ज़्यादा इसके बारे में जानकारी आपको नहीं लेना है। जानकारी कितना लेना है तो इतना ही, जितना पॉइंट बताया उतना ही जानकारी आपको लेना है। बट ये क्या है इसको आसान शब्दों में आप थोड़ा सा गूगल करके समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिएगा तो इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक नंबर 3 था, जनसांख्यिकीय लाभांश यानी कि डेमोग्राफिक फीचर्स, ये टॉपिक आपका यहाँ पे क्लियर हो जाता है। और काफ़ी बड़ा टॉपिक था ये भी, और इसको हम लोग एक ही क्लास में पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ये रहा बात, क्या बोलते हैं इसको, सराहनीय बात रहा है। तो इसमें हम लोग जनांकीय लक्षण में हम लोग कार्य बल संरचना ये भी हम लोग लास्ट में पढ़े। इसको थोड़ा सा आप और भी गूगल कर लीजिएगा इसमें, इसको आसान शब्दों में समझने के लिए। जनांकीय लाभांश 2011 के विशेष संदर्भ में ये भी हम लोग देख चुके हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो कि 2000 में आया था, पहला 1976 में आया, दूसरा 2000 में आया था। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से देखिएगा तो ये जो टॉपिक नंबर 3 है आपका, ये टॉपिक नंबर 3 आपका जो है वो कंप्लीट यहाँ पे कवर हो गया है। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था क्योंकि इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और इसके बाद हम लोग जो है वो इकोनॉमिक्स का क्लास नंबर 9 चलेंगे और क्लास नंबर 9 में हम लोग एक नए टॉपिक की ओर चलेंगे, ठीक है ना। ये टॉपिक यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया है। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।